हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। बढ़िया एकदम। अपन लेक्चर 3 कंप्लीट कर लिए हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड का आज पढ़ेंगे लेक्चर 4। लेक्चर 3 में अपन अच्छे अच्छे सवाल किए हैं। टाइम पीरियड वाला सवाल, दो चार्ज के बीच में थर्ड चार्ज कहाँ रखें कि इक्विलिब्रियम आए, इस तरह का क्वेश्चन अपन कर लिए हैं। वो लास्ट में अच्छा अच्छा क्वेश्चन भी किए थे। वो रिंग पे चार्ज लेमडा वेरी कर रहा था, उसका चार्ज फाइंड आउट करना था वगैरह, इन सब चीज़ों पर अपन डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है बच्चों, आज अपन वहाँ से कंटिन्यू करते हैं। आज बेसिकली अपन क्या पढ़ेंगे, आज पढ़ेंगे कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, ठीक है बच्चों। ओके, लेट्स यहाँ पे अपने पास एक चार्ज Q है, Q1। इसका पोजीशन वेक्टर R1। ठीक है बच्चों, यहाँ से यहाँ पे है सपोज एक चार्ज है Q2, इसका पोजीशन वेक्टर है R2। ठीक है बच्चों। अच्छा, ये लेट्स इनके बीच का डिस्टेंस R है। एक बात बताओ बच्चों, अगर हम ये वेक्टर फाइंड आउट करें, ठीक है, तो ये वेक्टर क्या होगा, फाइनल माइनस इनिशियल, मतलब R2 माइनस R1 होगा। इसको आप R वेक्टर बोल दो। ठीक है, ये इसका पोजीशन दिया हुआ है, इसका पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है, तो ये वेक्टर क्या होगा, R2 माइनस R1, ये लिख दिए। या आप ये भी वेक्टर तो फाइंड आउट कर सकते हो यहाँ से, लेट्स से इस तरह से, ये वेक्टर क्या हो जाएगा, फाइनल माइनस इनिशियल, मतलब R1 माइनस R2। ठीक है बच्चों, बेसिकली इसको अपन यहाँ लिए, आप इसको कोऑर्डिनेट सिस्टम में भी ले सकते हो। जैसे अपने पास कोऑर्डिनेट सिस्टम ये ले लो, एक चार्ज यहाँ रखा हुआ है, एक चार्ज यहाँ रखा हुआ है, इसका पोजीशन वेक्टर बोल दो R1, इसका पोजीशन वेक्टर बोल दो R2। ठीक है, यहाँ Q1 है, यहाँ Q2 है, तो ये वाला कितना होगा, ये R2 माइनस R1, R2 माइनस R1, ये कौन सा, ये वाला। अगर इधर से आप देखोगे ये, तो ये क्या हो जाएगा, R1 माइनस R2। सेम गोज यहाँ पर थोड़ा सा ऐसा लिए हैं आपको समझने में आसानी हो। ठीक है ना बच्चों। ओके, तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। देखिए बच्चों, इस पर फोर्स क्या होगा, इस डायरेक्शन में फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। अच्छा, 2 पर फोर्स किधर होगा, इस डायरेक्शन में फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 होगा। तो चलिए एक फोर्स लिखते हैं, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 लिखते हैं। ठीक है, ओके, इस डायरेक्शन में होगा। ठीक है, इसको लिखते हैं कि Q1 Q2 अपॉन बीच का डिस्टेंस, यानी इसका इसका होल स्क्वायर, बीच का डिस्टेंस का होल स्क्वायर, R² इंटू R कैप, मतलब ये जो R वेक्टर है इसके डायरेक्शन में, इसलिए R कैप अपन बोल दिए उसको। ठीक है, अच्छा एक और बात बताओ, इधर यहाँ पर देखो, मैग्नीट्यूड ऑफ R2 माइनस R1 इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ R1 माइनस R2 इज इक्वल टू कितना है, R। ये तो ठीक है, इसका लेंथ, इस वेक्टर का लेंथ, इस वेक्टर का लेंथ, ये इस लेंथ के इक्वल है, तो वहाँ से अपन बोल सकते हैं। ओके, अब आइए, ये कितना हो गया, के Q1 Q2 अपॉन R²। अच्छा, किसी वेक्टर का कैप कैसे लिखते हैं, ये यूनिट वेक्टर, वो वेक्टर डिवाइडेड बाई उसका मैग्नीट्यूड, ऐसे कोई प्रॉब्लम नो। आइए लिखते हैं, यहाँ हो जाएगा R वेक्टर अपॉन R, सॉरी, R वेक्टर अपॉन R का मैग्नीट्यूड, यानी R, ये मैग्नीट्यूड। ठीक है, ओके, तो यहाँ से हो गया के Q1 Q2, R का वैल्यू अपन क्या लिए हैं, ये पुट कर दो, R2 माइनस R1 डिवाइडेड बाई R का क्या, इसके मैग्नीट्यूड, मतलब यहाँ क्या है, RQ आया ना, तो इसको ऐसे लिख दो, के Q1 Q2 इंटू R2 माइनस R1 वेक्टर डिवाइडेड बाई इसका मैग्नीट्यूड, मतलब R2 माइनस R1 का होल क्यूब। ठीक है, तो ये आ गया अपने पास क्या, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। ठीक है, तो फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 कितना आया, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 ये आ गया के Q1 Q2 इंटू R2 माइनस R1 डिवाइडेड बाई R2 माइनस R1 का मैग्नीट्यूड का होल क्यूब। ये आया अपना फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। ओके, सिमिलरली आप फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 भी निकाल सकते हो, वो कितना आ जाएगा, सेम जैसे ये निकाले वैसे उसको भी फाइंड आउट कर लेंगे। कितना आएगा भाई, के Q1 Q2 इंटू R1 माइनस R2 डिवाइडेड बाई R1
माइनस R2 का मैग्नीट्यूड का होल क्यूब, इतना फाइंड आउट हो जाएगा बच्चों। ओके, तो ये इस तरह अपन दोनों फोर्स निकाल लिए वेक्टर फॉर्म में। ये R1 R2 क्या है, पोजीशन वेक्टर ऑफ चार्ज Q1 एंड Q2। अच्छा, ये तो मैग्नीट्यूड है। क्लियर गाइस? ओके, इस तरह से अपन डिराइव करेंगे। लेकिन देखो बच्चों, अपन हम लोग को क्वेश्चन बहुत जल्दी सॉल्व करने हैं, ठीक है। बोर्ड में पूछे आप इस तरह से डिराइव कर दो, लेकिन एक्चुअली हम लोग क्वेश्चन जेई नीट में तो बहुत जल्दी सॉल्व करने होते हैं, टाइम बहुत कम होता है। तो उसके लिए आओ देखते हैं क्या है। तो यहाँ तो क्वेश्चन आ गया, यहीं पे देख लेते हैं। ये इम्पोर्टेंट है, ये जो अभी मैं बता रहा हूँ, ठीक है। अब डायरेक्ट क्या लिखो, फोर्स इज इक्वल्स टू के Q1 Q2 इंटू आर वेक्टर अपॉन आर क्यूब, उस वेक्टर का क्यूब, मैग्नीट्यूड का क्यूब कर दो, ठीक है। इसको याद रख लो, इससे क्वेश्चन जल्दी होंगे। इसमें अब इसको याद रखने का तरीका कैसे है, Q1 Q2 प्लेस्ड विद प्रॉपर साइन, प्लेस्ड विद प्रॉपर साइन, ठीक है। प्रॉपर साइन, अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव रखो, नेगेटिव है तो नेगेटिव रखो, मतलब जिस साइन का Q1 Q2 है वो साइन इसमें रखो। ओके, एंड आर वेक्टर का हेड वहाँ होगा जहाँ फोर्स निकालना है। ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, इस फार्मूला का एप्लीकेशन बहुत मजा आएगा करने में। देखो, ये तो हो गया प्रूफ करना, लेकिन बार बार अपन प्रूफ करके और इस इतना बड़ा बड़ा फॉर्म में थोड़ी लिखेंगे। अपने को क्वेश्चन सॉल्व करना है बहुत जल्दी, तो अपने इसको यूज़ करेंगे, ठीक है। बोर्ड में पूछे तो आप इस तरह ड्राइव कर दो, नो प्रॉब्लम। यहाँ लेकिन यहाँ पर अपन क्वेश्चन जल्दी सॉल्व करने के लिए इस तरह का यूज़ करेंगे। इसका यूज़ कैसे है, एप्लीकेशन कैसा है इसका, एफ इक्वल डायरेक्ट लिखेंगे के Q1 Q2 आर वेक्टर अपॉन आर क्यूब, ठीक है। मतलब इस आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड का होल क्यूब। इसमें जो Q1 Q2 प्लेस करेंगे वो प्रॉपर साइन के साथ प्लेस करेंगे, मतलब जिस साइन का होगा उस साइन के साथ। इन आर वेक्टर, इस आर वेक्टर को फाइंड आउट करने के लिए तरीका ये है कि जहाँ फोर्स पूछे, मतलब जैसे सपोज मान लो ये दोनों चार्ज हैं, ठीक है। फोर्स Q2 पूछा तो Q2 की तरफ वेक्टर का हेड कर देंगे और वहाँ से आर वेक्टर फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। आइए इसका जब क्वेश्चन करेंगे तो अच्छा से मतलब और अच्छा से क्लियर होगा, ठीक है गाइज। ओके, आइए इस पर क्वेश्चन करते हैं। वो तो अपन नोट्स अच्छा लगने के लिए ड्राइव करा दिए और बोर्ड के लिए, लेकिन एक्चुअली क्वेश्चन तो इससे करना है जो अपन लास्ट में बताएं। देखिए, फाइंड द फोर्स ऑन चार्ज Q1 कितना दिया है +20 माइक्रोकूलम ड्यू टू चार्ज Q2 कितना दिया है -10 माइक्रोकूलम इफ़ पोजिशंस ऑफ Q1 एंड Q2 आर गिवन बाई दिस एंड दिस, ठीक है। देखो क्या हुआ, एक चार्ज Q1 है जो कि अपने पास दे रखा है 20 माइक्रोकूलम, ओके। एक चार्ज Q2 है, सपोज ये Q1 है, एक चार्ज Q2 है जो दे रखा है कितना -10 माइक्रोकूलम, ठीक है गाइस। ओके, Q1 का पोजीशन फैक्टर उसने दे रखा है कितना P1 -1 एंड 2। Q2 का पोजीशन फैक्टर उसने दे रखा है -1 1 एंड 1, ठीक है गाइस। इसने पूछा फाइंड फोर्स ऑन Q1, इस पर फोर्स बताना है इसकी वजह से। तो डायरेक्ट देखो क्या करना है गाइस, इस पर फोर्स बताना है तो इसके तरफ वेक्टर का हेड कर दो और ये अपना आर वेक्टर हो जाएगा, ठीक है गाइस। ये इंपॉर्टेंट है, जिस पर फोर्स पूछे उस तरफ वेक्टर का हेड कर दो, वहाँ से आर वेक्टर फाइंड आउट कर लो। अब जैसे वेक्टर का हेड यहाँ कर दिया, पोजीशन वेक्टर दिया है, तो ये आर वेक्टर कैसे फाइंड आउट करेंगे, फाइनल माइनस इनिशियल यानी दिस माइनस दिस। चलो लिखते हैं 1 -1 यानी 2 यानी 2i कैप, ठीक है। -1 -1 -2 j कैप, 2 -1 यानी 1 यानी प्लस k कैप। ये आ गया गाइस आर वेक्टर। अच्छा, इस आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा बताओ, अंडर द रूट ऑफ 2 का स्क्वायर 4 प्लस इस -2 का स्क्वायर करोगे तो 4 + 1 4 4 8 1 9 यानी 3। आर का मैग्नीट्यूड आ गया 3। ओके, अब फोर्स लिख दो डायरेक्ट, ये जो फोर्स आएगा वो इस पर डायरेक्ट आर वेक्टर अपन निकाल ली। आर वेक्टर निकालने का यही तरीका है। अब Q1 Q2 को प्रॉपर साइन के साथ प्लेस करेंगे, के Q1 Q2 अपॉन इन यहाँ आर वेक्टर, यहाँ आर का क्यूब, मतलब आर के मैग्नीट्यूड का क्यूब ऑफ कोर्स। यहाँ हो गया के का वैल्यू पुट करो 9 × 10 के पावर 9 होता है। Q1 कितना है 20 × 10 के पावर -6, तो अपना कूलम होगा, माइक्रो कूलम है तो ओके। Q2 का वैल्यू कितना है -10, साइन के साथ प्लेस करेंगे तब जाकर फोर्स आएगा एक्चुअल डायरेक्शन में, ठीक है ओके।
ये चार्ज का जो साइन है ना वो अपना डायरेक्शन वो खुद डिसाइड कर लेगा, इसलिए माइनस के साथ प्लेस करते हैं। के Q1 Q2 की जगह कितना -10 माइक्रोकूलम यानी 10 × -6। ओके, के Q1 Q2 आर वेक्टर कहाँ है, ये 2i - 2j प्लस के कैप, ठीक है, डिवाइडेड बाई आर का क्यूब यानी इसका क्यूब 3 का क्यूब, कितना करोगे 3 3 9 3 27, ये हो गया, यहाँ से ये गया 3। ओके, तो गाइस ये 10 के पावर -6 10 के पावर -6 -12 और 10 के पावर 9, ये कैंसिल हो, कितना बना 10 के पावर -3। ओके, तो देखो क्या क्या आया, -10 × 20 यानी -200 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 10 के पावर -3 इंटू आर वेक्टर कितना है 2i - 2j प्लस के कैप, ठीक है गाइस, ये आया अपना एफ इन वेक्टर फॉर्म। आप इसको और चाहो तो इस माइनस को अंदर भेज दो, 200 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 10 के पावर -3 इंटू इस ये माइनस जब अंदर आएगा वो कितना हो जाएगा -2i कैप प्लस माइनस यहाँ माइनस हुआ, यहाँ प्लस हो जाएगा +2j कैप माइनस हो जाएगा -k कैप अपॉन 3। ये अपना एक्चुअल अब जो आया ये फोर्स, ये वाला इस डायरेक्शन में फोर्स होगा, इस वेक्टर के डायरेक्शन में अपना नेट फोर्स होगा, ठीक है गाइस। अच्छा, मैग्नीट्यूड बता दो, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, तो मैग्नीट्यूड के लिए क्या करोगे 200 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 10 के पावर -3 इंटू इसका मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा √2² + 2² + 1² करोगे कितना आएगा 3, ठीक है ना गाइस, डायरेक्ट लिख दिए, ये 3 कैंसिल, यहाँ हो गया 200 डिवाइडेड बाई ये इसको नीचे कर लो, कितना हो जाएगा 1000, ये 2 0 ख़त्म, बच कितना गया 0.2 न्यूटन, ये अपना आंसर। तो ये हुआ वेक्टर का वो फोर्स का मैग्नीट्यूड, और डायरेक्शन किस डायरेक्शन में होगा, तो ये डायरेक्शन होगा फोर्स का, इस वेक्टर के डायरेक्शन में अपना फोर्स होगा। तो इस तरह से एप्लीकेशन होगा। अब वो उस तरह नहीं कैलकुलेट करेंगे R1 R2 निकालो ये बात, उस तरह नहीं, ठीक है गाइस, क्लियर। ओके, बेसिकली वही काम कर रहे हैं लेकिन थोड़ा सा जल्दी कर लिए, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं, ये पूछ रहे हैं भाई साहब कि 2 पॉइंट चार्जेस Q1 and Q2 are placed at this and this with respect to some coordinate axis. Find magnitude and unit vector along the force Q2. फोर्स बताओ एंड यूनिट वेक्टर along force Q2 के बताओ, मतलब 2 point charges कितने place are this one with respect to some coordinate axis. Find the magnitude of unit vector along the force on Q2. ठीक है, चलो इसको सॉल्व करते हैं। ये अपने पास एक Q1 है, इसका सॉल्यूशन, ये अपने पास एक Q1 है, कितना दे रखा है Q1 = 20 माइक्रोकूलम, Q2 कितना दे रखा है 25 माइक्रोकूलम। ओके, Q1 का पोजीशन वेक्टर क्या दे रखा है -1 1 1 -1 1 एंड 1। Q2 का पोजीशन वेक्टर क्या दे रखा है 3 1 -2, ठीक है गाइस। इसने पूछा है यूनिट वेक्टर एलोंग फोर्स ऑन Q2, इस पर फोर्स निकालना है, तो इस पर फोर्स निकालना है तो अपना आर वेक्टर का हेड जो होगा वो इधर Q2 की तरफ होगा, क्योंकि Q2 पर फोर्स निकालना है, ठीक है। और ये अपना आर वेक्टर हुआ, आर वेक्टर निकालो, आर वेक्टर वो कितना हो जाएगा दिस माइनस दिस, फाइनल में से इसको लो, 3 -1 यानी 4 आई कैप, दिस माइनस दिस 0 ख़त्म, 0 जे कैप, दिस माइनस दिस -3 के कैप, ठीक है। बेसिकली आर वेक्टर कितना आ गया 4i - 3 के कैप, ये हो गया अपना आर वेक्टर। उसने पूछा है कि यूनिट वेक्टर अलोंग फोर्स ऑन Q2। अच्छा, ये दोनों फोर्स पॉजिटिव है तो इसी के डायरेक्शन में आ जाएगा, ठीक है। यूनिट वेक्टर यहाँ से भी निकाल सकते हो या डायरेक्ट फोर्स, पहले फोर्स ही निकाल लो, फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू 1, क्या लिखोगे डायरेक्ट लिखो के Q1 Q2 आर वेक्टर अपॉन आर का क्यूब, के का वैल्यू रखो 9 × 10⁻9, Q1 का वैल्यू रखो 20 × 10⁻6, 20 × 10⁻6 इंटू Q2 का वैल्यू लिखो 25 × 10⁻6, आर का वैल्यू लिखो 4i - 3 के कैप डिवाइडेड बाई आर का क्यूब। यहाँ से आर का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा बच्चों
अंडर द रूट ऑफ 4² प्लस 3² कितना जाएगा 5, यानी 5 का क्यूब 125। क्लियर। ओके, ये गया 25 25 125 5 से ये गया 4, कितना हो गया यहाँ से 4 on 2 ड्यू टू 1, 9 चौका 36, ये मिले कितना बना 12, 10 के पावर माइनस 12 और 10 के पावर माइनस 10 के पावर माइनस 12 और 10 के पावर प्लस 9, ये बन जाएगा 10 के पावर माइनस 3। तो ये ना 36 इंटू 10 के पावर माइनस 3 इंटू 4i माइनस 3k डिवाइडेड बाई कुछ भी नहीं, ठीक है, इतना हुआ। अच्छा, तो ये अपना फोर्स आया। अब यूनिट वेक्टर अलोंग दिस फोर्स, तो इसी के अलोंग आएगा, तो वो अपना यूनिट वेक्टर कितना हो जाएगा वो इसका, तो वो यूनिट वेक्टर लिख दो, यूनिट वेक्टर अलोंग फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 इज इक्वल्स टू सिंपली 4i माइनस 3k डिवाइड बाई इसका मैग्नीट्यूड 5। तो एक तो आंसर ये हो गया अपना, इसलिए बोले कि पॉजिटिव है तो इसी डायरेक्शन में आ जाएगा डायरेक्ट, निगेटिव चार्ज आता तो वो चेंज जाते थोड़ा, ठीक है गाइस। ओके, और पूछा है ऑल्सो मैग्नीट्यूड ऑफ दिस फोर्स, तो मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा इसका, मैग्नीट्यूड के लिए क्या करोगे सिंपली 36 इंटू 10 की पावर माइनस दिस वन माइनस 3। ओके, इसका मैग्नीट्यूड, तो इसका मैग्नीट्यूड डायरेक्ट 5, इसका मैग्नीट्यूड 5 आ जाएगा, और इसका मैग्नीट्यूड 5 आएगा ना। हाँ भाई, ये कितना हो गया 36 में मल्टीप्लाई करो 6 5 30 5 15 3 18 180 डिवाइडेड बाई 1000, इस 3 के पावर को नीचे ले लिए, ये कैंसिल, यहाँ से बच गया कितना 0.18 न्यूटन। तो ये हो गया फोर्स का मैग्नीट्यूड, और यूनिट वेक्टर अलोंग दिस फोर्स इज दिस वन। ठीक है गाइज, ओके, क्लियर हुआ ये सवाल, ठीक है। नेक्स्ट सवाल, यानी ठीक ठाक सवाल, ठीक है, थोड़ा ठीक ठाक सवाल है। इसने क्या पूछा है, पूछा नहीं, देखो क्या किया, एक क्यूब दे दिया, क्यूब जिसका साइड 1 मीटर है, इस क्यूब का साइड 1 मीटर है। ओके, क्यूब के 8 वर्टेक्स पर, क्यूब में कितने 8 वर्टेक्स होते हैं ना, उसके 8 वर्टेक्स पर उसने क्या रखा, चार्ज क्यू 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 रख दिया, सबको नंबर कर दिया है 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। उसने पूछा है फाइंड नेट फोर्स ऑन 6 चार्ज, फाइंड नेट फोर्स ऑन 6 चार्ज, इस चार्ज पे नेट फोर्स अपने को बताना है, ठीक है। अच्छा गाइस, ध्यान से देखो, इस Q2 की वजह से इस पर फोर्स किधर लग रहा होगा, कुछ इस ऐसे, इस Q4 की वजह से कुछ ऐसे, Q2 Q4, इस Q3 की वजह से ऊपर, इस Q7 के ऊपर वजह से कुछ इस डायरेक्शन में, इस Q5 की वजह से कुछ ऐसे, ओके, इस Q8 की वजह से कुछ इधर, मतलब ये पूरा 3D में यहाँ पर फैला हुआ है, यहाँ पर जो फोर्स का डायरेक्शन है पूरा 3D में फैला हुआ है। तो यहाँ थोड़ा विजुलाइज करना एक्चुअली उतना ईजी नहीं है कि कौन से फोर्स के बीच का कितना एंगल है, क्या है नहीं है, तो इसको थोड़ा सा विजुलाइज करना थोड़ा मुश्किल है। तो उसके लिए क्या अपन ईजिली मेथड से सॉल्व करेंगे, क्या वेक्टर कूलम, वही वेक्टर फॉर्म में, कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म में सबका फोर्स निकालेंगे और सबको ऐड कर देंगे। बेसिकली क्या करेंगे अपन, देखो एफ नेट चाहिए मुझे कहाँ पे 6, इस 6 चार्ज पे, तो उसके लिए क्या करेंगे एफ ऑन 6 ड्यू टू 1 प्लस एफ ऑन 6 ड्यू टू 2 प्लस एफ ऑन 6 ड्यू टू 3, एफ ऑन 6 ड्यू टू 4 प्लस एफ ऑन 6 ड्यू टू 5 प्लस एफ ऑन 6 ड्यू टू 6 तो नहीं होगा 7 प्लस एफ ऑन 6 ड्यू टू 8। इन सारे फोर्स को निकालेंगे, इन 7 चार्ज की वजह से इस पर फोर्स निकालेंगे वेक्टर फॉर्म में और उसको ऐड करेंगे, थोड़ा लंबा जाएगा लेकिन प्रैक्टिस हो जाएगा वेक्टर फॉर्म का अच्छा खासा इसमें, ठीक है, क्योंकि सबकी वजह से फोर्स निकालना है। तो चलिए लिखते हैं, सबसे पहले इसको कोऑर्डिनेट सिस्टम में लेके आते हैं, ठीक है। तो लेट्स सी, ये अपना एक्स एक्सिस, ये अपना वाई एक्सिस एंड ये अपना जेड एक्सिस, ठीक है। इसको ओरिजिन मान लेते हैं 0 0 एंड 0, ठीक है। अच्छा, ये चार्ज का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, इसका 1 0 0, ठीक है गाइस। अच्छा, इसका क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेट तो लिखना आता होगा सबको। अच्छा, इसका ये हो गया, इसका बताओ, ये एक्स वाई प्लेन में है 1 1 0, इसका बता दो, ये वाई एक्सिस पे है तो x 0 y 1 z 0,
ठीक है। अच्छा ये हो गया। अब इधर आओ, इसका बताओ एक्स वाई ज़ीरो एंड Z1, ठीक है। अच्छा इसका बता दो, जेड एक्सिस पे है X0 Y0 Z1, ओके। क्या कौन, ये बच गया और ये बच गया। इसका बता दो, इसका ये कौन से प्लेन में है, YZ प्लेन में, X0 Y1 Z1, ठीक है गाइस। ओके ये कहाँ है, X Y Z, यानी यहाँ हो जाएगा 1 1 एंड 1, ठीक है गाइस। ओके अब चलो लिखते हैं सब फोर्स, पेशेंस रखना। फोर्स अपन लिखते हैं, फोर्स ऑन 6 ड्यू टू 1, ये है 6 चार्ज, ये है 1 चार्ज। यहाँ से क्या एक वेक्टर इस पर निकालना है तो वेक्टर का हेड इस पर रख देंगे। वहाँ से क्या लिखेंगे, के Q1 Q2, मतलब के Q1 Q2 कितना, Q² इंटू आर वेक्टर। आर वेक्टर क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये फाइनल माइनस इनिशियल, यानी दिस माइनस दिस, दिस माइनस दिस माइनस दिस, कितना हो जाएगा I प्लस J प्लस K डिवाइडेड बाई इसका मैग्नीट्यूड का होल क्यूब, यानी √3 का होल क्यूब। फर्स्ट फोर्स ऑन 6 ड्यू टू 2, फोर्स ऑन 6 ड्यू टू 2 निकालते हैं, वो कितना आया, के Q1 Q2, 2 कहाँ पर है, यहाँ पे है, के Q1 Q2 इंटू आर वेक्टर, आर वेक्टर यहाँ से निकालो, दिस माइनस दिस, दिस माइनस दिस, तो क्या हो जाएगा I प्लस J दिस दिस, और ये तो खत्म हो जाएगा के वाला, तो के खत्म, I प्लस J डिवाइडेड बाई इसका मैग्नीट्यूड का होल क्यूब, यानी √2 का होल क्यूब, ठीक है। एफ ऑन 6 ड्यू टू 3, एफ ऑन 6 ड्यू टू 3, 3 ये है, 6 ये है, फिर वेक्टर का हेड यहाँ रख देंगे, वैसे ही निकलना है अपने के। अब थोड़ा जल्दी लिखते हैं, के Q1 Q2 अपॉन दिस मल्टीप्लाई करो, ये ख़त्म, ये कितना हो जाएगा J, और ये भी ख़त्म, सिर्फ J डिवाइड बाई इसका मैग्नीट्यूड यानी 1 का होल क्यूब। एफ ऑन 6 ड्यू टू 4, एफ ऑन 6 ड्यू टू 4, इसकी वजह से के Q1 Q2 इंटू आर वेक्टर लिखो, ये ख़त्म, J और K बच गया, J प्लस K, ठीक है, डिवाइडेड बाई √2 का होल क्यूब, ठीक है। ओके और यहीं पर लिख लो फोर्स ऑन 6 ड्यू टू 5, फोर्स ऑन 6 ड्यू टू 5, ये Q1 Q2 इंटू आर वेक्टर क्या, ये ख़त्म, ये एक्स वाला ख़त्म, वाई वाला ख़त्म, सिर्फ J वाला बच गया, मतलब के कैप डिवाइड बाई इसका मैग्नीट्यूड का होल क्यूब। ओके एफ ऑन 6 ड्यू टू 7 लिखो, के Q1 Q2 इंटू आर वेक्टर 7 कहाँ पे है, यहाँ पे है, आर वेक्टर बोलो इसके लिए, दिस माइनस दिस I, बाकी ख़त्म, J भी ख़त्म, 0, ये भी 0, तो I इसका होल क्यूब, मतलब 1 इसके मैग्नीट्यूड का होल क्यूब, ठीक है। ओके एफ ऑन 6 ड्यू टू 8, एफ ऑन 6 ड्यू टू 8, इसको भी लिख लेते हैं, के Q1 Q2 8, ये है वेक्टर लिखो इसके लिए क्या करोगे, ये यहाँ दोगे, वेक्टर का हेड यहाँ होगा, तो ये वेक्टर आ जाएगा, ठीक है। निकालो 1 माइनस 0 I, 1 माइनस 1 ख़त्म, 1 माइनस 0 के, ये सब क्लियर हो रहा है ना, कैसे मैं वेक्टर लिख दे रहा हूँ। ओके और इसका मैग्नीट्यूड का होल क्यूब, यानी √2, इसका मैग्नीट्यूड कितना, √2 इसका होल क्यूब, ये आर वेक्टर, इस आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड उसी तरह सब में किए हैं, ठीक है गाइस। ओके ये तो अपन फोर्स लिख दिया, बस सबको ऐड करना है, ठीक है। आइए इसको ऐड करते हैं, अपन लिखते हैं एफ नेट, ठीक है। अच्छा एफ नेट है कितना, ये सबको ऐड करना है, यहाँ से स्टार्ट करो, KQ² अपन KQ² I प्लस J प्लस K, KQ² I प्लस J प्लस K डिवाइडेड बाई √3 का स्क्वायर, √3 का क्यूब प्लस, फर्स्ट हो गया, सेकेंड KQ² I प्लस J, KQ² I प्लस J डिवाइडेड बाई √2 का क्यूब प्लस, थर्ड KQ² J कैप, KQ² J कैप डिवाइड बाई 1 का क्यूब, वो हटाओ, थर्ड हो गया, फोर्थ KQ² J प्लस K, KQ² J प्लस K डिवाइडेड बाई √2 का होल क्यूब, ओके प्लस, फिफ्थ KQ² K कैप, KQ² इंटू K कैप डिवाइडेड बाई 1 का क्यूब प्लस, 7 KQ² I कैप, KQ² I कैप डिवाइडेड बाई 1 का क्यूब प्लस,
एट्थ के क्यू स्क्वायर आई प्लस के क्यू स्क्वायर आई प्लस के कैप डिवाइड बाई रूट 2 का होल क्यूब। ये अपन टोटल फोर्स लिख दिए। आइए इसको ऐड करते हैं। सब में क्या के क्यू स्क्वायर कॉमन है, कॉमन कर लो। के क्यू स्क्वायर अपन कॉमन किए, ठीक है गाइस। अच्छा, के क्यू स्क्वायर कॉमन किए, यहाँ क्या बच जाएगा, आई प्लस जे प्लस के डिवाइडेड बाई रूट 3 का क्यूब करोगे कितना आएगा, 3√3। ओके, प्लस यहाँ से के क्यू स्क्वायर गायब है, यहाँ बच जाएगा आई प्लस जे डिवाइडेड बाई रूट 3 का क्यूब 2√2, सॉरी रूट 2 का क्यूब 2√2। ओके, प्लस यहाँ से तो ये गायब है, सिंपली बच गया जे कैप, ये जे कैप है ना, हाँ सिंपली बच गया जे कैप प्लस के क्यू स्क्वायर तो अपन कॉमन कर लिए, यहाँ बच गया जे प्लस के डिवाइडेड बाई 2√2। ये हो गया, यहाँ से भी के क्यू स्क्वायर गायब है, यहाँ बच गया के कैप प्लस यहाँ से के क्यू स्क्वायर गायब तो यहाँ बच गया सिंपली आई कैप प्लस के क्यू स्क्वायर गायब, यहाँ बच गया आई प्लस के कैप डिवाइड बाई 2√2। ठीक है, ओके। अब देखो के क्यू स्क्वायर, ओके, यहाँ पर क्या हो गया, आई प्लस जे प्लस के, आई कैप जे कैप के कैप डिवाइड बाई 3√3 प्लस ये देखो 2√2 सबका बेस सेम है नीचे, तो ये आ गया 2√2 सबका नीचे का सेम है, न्यूमरेटर सॉरी डिनोमिनेटर सबका सेम है। ओके, सब सिंपली ऐड हो जाएगा, यानी आई प्लस जे प्लस के, आई प्लस के कितना हो जाएगा 2i 2k और 2j, तो बेसिकली 2 कॉमन कर लो, आई प्लस जे प्लस के इतना हुआ। ओके, प्लस यहाँ पर क्या बच गया जे के आई, मतलब आई प्लस जे प्लस के। ठीक है गाइस, ओके। अब क्या करो, आई प्लस जे प्लस के कॉमन कर लो, तो के क्यू स्क्वायर यहाँ बच गया 1 डिवाइडेड बाई 3√3 प्लस ये 2 कैंसिल, 1 डिवाइडेड बाई √2 प्लस 1 इंटू आई प्लस जे प्लस के। ये हो गया, ये अपना एफ नेट वेक्टर फॉर्म में, इसको और अच्छा से थोड़ा सा लिख लो। एफ नेट आया के क्यू स्क्वायर 1/√2 प्लस 1/3√3 प्लस 1 इंटू आई प्लस जे प्लस के, आई कैप जे कैप के कैप। ये अपना आंसर हुआ। ठीक है ना गाइज, क्लियर हुआ। क्या किया, बेसिक कैलकुलेशन है, सब के क्यू इसका कॉमन किया, आई प्लस जे को ऐड किए। इसमें क्या क्या ऐसा रॉकेट साइंस था, सिर्फ ये विजुलाइज नहीं हो पा रहा था अचानक, तो इसलिए अपन क्या किए, मतलब यहाँ जो फोर्स का डायरेक्शन था वो कौन से फोर्स के बीच में कितना एंगल था ये पता नहीं पड़ा था, वो 3D में मूव कर रहा था, तो इसलिए अपन वेक्टर फॉर्म लगा दिए। वेक्टर फॉर्म से इजीली इसको, मतलब सारे फोर्स वेक्टर फॉर्म में लिख दिए, उसको ऐड कर दिए नेट फोर्स के लिए। ठीक है गाइज, ओके। वहीं सारे फोर्स को वेक्टर में लिख के सबको ऐड कर दिए एफ नेट के लिए, उसके बाद कैलकुलेट किए तो इतना आंसर आया। ठीक है, ओके। अच्छा, इसके मैग्नीट्यूड के लिए क्या, ये तो बाहर रहेगा, इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, √3 से मल्टीप्लाई कर दो, मैग्नीट्यूड हो गया, तो नेट अपना फोर्स ये आया, ये अपना आंसर। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन हो रहा है तो ठीक है, क्योंकि इसमें वेक्टर का पूरा फंडा क्लियर हो गया। ठीक है ना। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन आओ, थोड़ा सा भी अच्छा है। ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक स्क्वायर पिरामिड है। ठीक है, स्क्वायर पिरामिडल समझते हो ना, स्क्वायर से इस ये जो नीचे बेस है वो स्क्वायर है। स्क्वायर पिरामिड में कितने कॉर्नर्स हैं, 5, 1 2 3 4 5। ठीक है, उसके हर कॉर्नर पे चार्ज रखे हुए, यहाँ भी चार्ज है क्यू। ठीक है, क्यू 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 क्यू। ओके, इसका साइड जो दे रखा है उसने √2a मीटर है। इसके सेंटर से ये जो बेस है ना सर, स्क्वायर बेस, इसके सेंटर से ए डिस्टेंस ऊपर, यहाँ पे वो 5th कॉर्नर है। ठीक है, ए डिस्टेंस ऊपर, वहाँ जहाँ चार्ज क्यू रखा हुआ है। तो आपसे वही पूछ रहा है कि फाइंड नेट फोर्स ऑन, इसको भी नेमिंग कर दो, 1 2 3 4 5। ठीक है, क्वेश्चन ये है फाइंड नेट फोर्स ऑन 5th चार्ज। ठीक है, इस 5th चार्ज पर नेट फोर्स बताओ, और इसको भी वेक्टर से ही करते हैं। क्या होगा यहाँ पर, Q3 की वजह से कुछ इस डायरेक्शन में फोर्स जाएगा, Q2 की वजह से कुछ इस डायरेक्शन में, Q4 की वजह से कुछ ऐसे, और Q1 की वजह से कुछ ऐसे, मतलब ये भी 3D में ही जाएगा। ठीक है, यहाँ पर भी क्या करते हैं, वेक्टर फॉर्म से इसको सॉल्व करते हैं।
ओके, सॉल्यूशन। यहाँ भी अपन क्या करेंगे, एफ नेट फाइंड आउट करने के लिए वहीं जो पहले किए कि फोर्स ऑन फिफ्थ ड्यू टू 1 प्लस फोर्स ऑन फिफ्थ ड्यू टू 2 प्लस फोर्थ ऑन फिफ्थ ड्यू टू 3 प्लस फोर्स ऑन फिफ्थ ड्यू टू 4, इन सबको से फोर्स निकाल के वेक्टर फॉर्म में इसको ऐड कर देंगे। तो वेक्टर फॉर्म के लिए क्या करेंगे, इसको पहले कोऑर्डिनेट सिस्टम पर लेके चलते हैं। ठीक है, देखो इसको कैसे कोऑर्डिनेट सिस्टम पर लेके आते हैं। ये अपना x और ये अपना y। ठीक है, अच्छा ये स्क्वायर को अपन यहाँ लेके आते हैं, दिस 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 दिस, ये सब सेम है, वो थोड़ा सा फेगर इधर हो गया। ओके, ये साइड दे रखा है उसने √2 है, यहाँ सब चार्ज रखे हुए हैं कॉर्नर्स पे। ठीक है ना, ये दे रखा है √2 है, ये तो 90, ये 45, ये 45, मतलब ये ए, ये ए, ये ए, ये ए, इसके कोऑर्डिनेट लिख दो। कितना हो जाएगा, ये एक्स एक्सिस है तो a, y0 z0, इसका लिख दो x0 y a z0, इसका कोऑर्डिनेट लिख दो -a y0 z0, और इसका कोऑर्डिनेट लिख दो, इसका कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, x0 y - a z0। ठीक है, ये तो अपना चार चार्ज हो गए, नेमिंग कर दो 1 2 3 एंड 4। फिफ्थ चार्ज कहाँ है, फिफ्थ चार्ज जेड एक्सिस पर, मतलब यहाँ है। ठीक है गाइस, तो जो अपना फिफ्थ चार्ज है, फिफ्थ चार्ज उसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, जेड एक्सिस पर यहाँ x0 y0 z a डिस्टेंस पे है, तो 0 0 a। ठीक है, जेड एक्सिस पर, इसको अपन फिगर में कैसे ऐसे दिखा सकते हैं, यह है अपना जेड एक्सिस और यहाँ से a डिस्टेंस पे है, a डिस्टेंस पे ऐसे। ठीक है, ओके, ये इसको इसका फोर्स कैसे होगा, देखो ये 3 की वजह से यहाँ पे, इस 2 की वजह से कुछ इस डायरेक्शन में, 4th की वजह से यहाँ, और 1 की वजह से कुछ ऐसे। फोर्स क्या जाएगा, कुछ ऐसे, इसका फोर्स ऐसे ऐसे ऐसे। ठीक है, ओके, इसको लिखते हैं सबको। फोर्स ऑन फिफ्थ चार्ज, ये अपना फिफ्थ चार्ज है, फोर्स ऑन फिफ्थ चार्ज ड्यू टू फर्स्ट, क्या हो जाएगा, फोर्स ऑन फिफ्थ चार्ज ड्यू टू फर्स्ट ये है के Q1 Q2, के Q1 Q2 तो के क्यू स्क्वायर इंटू आर वेक्टर, इसका कोऑर्डिनेट कितना है 0 0 0 0 a। ठीक है, तो आर वेक्टर लिखो, फाइनल माइनस इनिशियल, दिस माइनस दिस मतलब माइनस, दिस माइनस दिस मतलब माइनस ए आई कैप 0 और प्लस ए के कैप डिवाइडेड बाई इसके मैग्नीट्यूड का क्यूब, यानी इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा √2a इसका क्यूब। ठीक है ना, वैसे देखो ना, ये a है और ये भी a है, तो ये कितना √2a हो जाएगा, वैसे भी √2a आता। ठीक है, ओके। फोर्स ऑन फिफ्थ चार्ज ड्यू टू सेकेंड अपना ये है, लिखो के क्यू स्क्वायर इंटू ये वेक्टर लिख दो, ये वाला वेक्टर, दिस माइनस दिस 0, दिस माइनस दिस माइनस ए जे कैप, और दिस माइनस दिस प्लस ए के कैप। ठीक है, डिवाइड बाई √2a का होल क्यूब। ओके, अच्छा, फोर्स ऑन फिफ्थ चार्ज ड्यू टू थर्ड चार्ज कहाँ है, यहाँ है, इससे आर वेक्टर लिखो यहाँ पे, के Q1 Q2 हो गया, आर वेक्टर ये मतलब दिस माइनस दिस करोगे तो 0 माइनस माइनस ए मैंने प्लस ए, तो ये आई कैप 0 प्लस ए के कैप, जे वाला तो 0 हो गया, डिवाइडेड बाई √2a का होल क्यूब, इसका मैग्नीट्यूड इतना। ओके, एक फिफ्थ चार्ज भी लिख लो यहाँ पे, फोर्स ऑन फिफ्थ चार्ज ड्यू टू फोर्थ, फिफ्थ चार्ज ड्यू टू फोर्थ कहाँ है अपना, ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड और ये 4, क्या लिखो के Q1 Q2 इंटू आर वेक्टर क्या होगा, दिस माइनस दिस अगेन, तो x0 जी में कितना प्लस ए, यानी ए जे कैप प्लस
ए के कैप डिवाइडेड बाई रूट 2a का होल क्यूब। ठीक है, अब सबको ऐड करते हैं नेट फोर्स के लिए। और एफ नेट निकालते हैं, एफ नेट सबको ऐड करेंगे। इन फोर्स ऑन 5 ड्यू टू 1 फोर्स ऑन 5 ये सबको ऐड करेंगे। लिखो के क्यू स्क्वायर अपॉन रूट 2a का होल क्यूब माइनस ए आई कैप प्लस ए जे कैप। के क्यू स्क्वायर माइनस ए आई कैप प्लस ए के कैप डिवाइडेड बाई रूट 2a का होल क्यूब। ठीक है गाइस, ओके। प्लस के क्यू स्क्वायर इंटू सेकेंड वाला माइनस जे और प्लस के माइनस ए जे कैप प्लस ए के कैप डिवाइडेड बाई रूट 2a का होल क्यूब प्लस आई और के क्यू स्क्वायर ए आई कैप प्लस ए आई कैप प्लस ए के कैप डिवाइडेड बाई रूट 2a का होल क्यूब प्लस के क्यू स्क्वायर इंटू ये वाला के क्यू स्क्वायर जे और के ए जे कैप प्लस ए के कैप डिवाइडेड बाई रूट 2a का होल क्यूब। ठीक है, यही ना है, ओके। आइए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले सब में से कॉमन कर लो, के क्यू स्क्वायर कॉमन डिवाइड बाई रूट 2a का होल क्यूब ऑल्सो कॉमन, क्योंकि सब में सेम है। यहाँ क्या बच गया, माइनस ए आई कैप प्लस ए के कैप, यहाँ बच गया माइनस ए जे कैप प्लस ए के कैप। यहाँ क्या बच गया, ए ये क्या था, आई था ना, आई ए आई कैप, ये आई है, ए आई कैप प्लस ए के कैप। यहाँ क्या बच गया, प्लस ए जे कैप प्लस ए के कैप। ठीक है, देखो कुछ कैंसिल हुआ, ये आई इससे कैंसिल, ये जे इससे कैंसिल, तो अपना जो नेट फोर्स आया वो कितना हो गया, के क्यू स्क्वायर एफ नेट लिख दो यहाँ, के क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई इसका करोगे तो कितना होगा, 2 रूट 2a क्यूब इंटू ए के कैप यानी 4a के कैप, इस डायरेक्शन फोर्स आया। ठीक है, अच्छा इसको क्या किया, रूट 2 अपॉन रूट 2 से मल्टीप्लाइड कर दिया। ये रूट टू मिल करके हुआ 2 इंटू 2 4, यानी ये और ये कैंसिल, तो बच कितना गया, एफ नेट रूट 2 के क्यू स्क्वायर रूट 2 के क्यू स्क्वायर, और देखो यहाँ से ए और ए क्यूब, तो ये ए और ए से कैंसिल हो गया, ए स्क्वायर बच जाएगा। तो क्या बच गया ऊपर, रूट 2 के क्यू स्क्वायर के कैप अपॉन ए स्क्वायर, ये अपना आंसर। ठीक है, इस के कैप में आया, बाकी सब कैंसिल हो गया, तो ये अपना आंसर आया। इतना कैलकुलेट करने के बाद बस बेसिकली क्या था, कैलकुलेशन था, कैलकुलेट करो, बाकी तो अपना वेक्टर फॉर्म तो ईजी है। जिस पॉइंट पे अपने को फोर्स निकालना है, उस पर क्या करो, उस वेक्टर का हेड रख दो, वहाँ से वेक्टर फाइंड आउट कर लो, बाकी सब कैलकुलेशन ही है। अच्छा, तो ये तो हुआ कैलकुलेट करके। एक्चुअली देखो तो इसको अपन विजुलाइज कर सकते थे, कैसे, देखो ये था ना अपना वो स्क्वायर पिरामिडल, ऐसे था, और यहाँ पे ये डिस्टेंस पर चार्ज था, यहाँ चार्ज था, यहाँ चार्ज था, यहाँ चार्ज था, यहाँ चार्ज था। पहले ये पिरामिडल बना लो, ये अपना पिरामिडल है। ठीक है, इन सब पर चार्ज था, क्यू ये तो सॉल्व हो गया, अल्टरनेट मेथड थोड़ा इमेजिनेशन से कर रहे हैं, विजुअलाइजेशन से। ओके, क्यू ये है कितना, रूट 2a। ठीक है, ये डिस्टेंस ऊपर a है। ओके, अब ध्यान से देखो तो ये वाला डिस्टेंस कितना होगा, ये पूरा कितना होगा, ये रूट 2a, ये रूट 2a, तो ये पूरा हो जाएगा 2a, इसका स्क्वायर करोगे, अरे ये पूरा डायगोनल, तो ये वाला आइटम कितना आ जाएगा, a। ओके, अरे ए आएगा ना, ऐसे देख लो, अंडर द रूट ऑफ इसका करोगे 2a स्क्वायर प्लस इसका करोगे कितना, 2a स्क्वायर, तो ये कितना हो गया 2a स्क्वायर, 4a स्क्वायर, अंडर द रूट ऑफ 4a स्क्वायर मतलब 2a,
तो ये पूरा सॉरी 2a, तो इतना इसका हाफ, ये मैंने पूरा डायगोनल, इस स्क्वायर का डायगोनल, नीचे बेस की बात करें उसका 2a आया ये डायगोनल, तो इसका आधा a होगा। तो इतना क्लियर हो गया, ये a, इसका मतलब ये एंगल 45 डिग्री और ये एंगल 45 डिग्री, ये तो परपेंडिकुलर है, ये है। अच्छा, अब ध्यान से देखो, ये चार्ज की वजह से फोर्स जो लगा वो कुछ इस डायरेक्शन में लगा, ये चार्ज की वजह से, और इस कॉर्नर वाले चार्ज की वजह से फोर्स कुछ इस डायरेक्शन में लगा, ठीक है। ओके, अब यहाँ क्या हुआ कि जब तुम ऐसे इसको ब्रेक करोगे ना, तो इसका दो कंपोनेंट आएगा, एक इसके एलोंग, इसका एक इसके एलोंग, एक इसके एलोंग, सिमिलरली इस फोर्स का भी एक इसके एलोंग एक इसके एलोंग, तो ये वाले कैंसिल आउट हो जाएंगे और ये वाले ऐड हो जाएंगे, ठीक है। और यहाँ एंगल कितना रहेगा 45 डिग्री। सिमिलरली इस चार्ज की वजह से कुछ उस डायरेक्शन में और इस चार्ज की वजह से इस डायरेक्शन में, उनका भी ये वाला ऊपर वाला मतलब वर्टिकल कंपोनेंट ऐड हो जाएंगे और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कैंसिल आउट हो जाएंगे, और एंगल कितना है उनके बीच का 45 डिग्री। तो बेसिकली यहाँ पे जो अपना फोर्स आया वो एफ नेट डायरेक्ट लिख सकते हो, 4 4 टाइम मतलब चारों को ऐसे 4F cos 45 डिग्री। ओके, अच्छा एफ क्या होगा, एफ इन एक किसी एक के बीच का फोर्स, तो ये डिस्टेंस कितना है ये वाला, देखो ये ए, तो ये डिस्टेंस कितना √2a, √2a, तो फोर्स डायरेक्ट लिख दो, फोर्स के Q1 Q2 अपॉन बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर मतलब √2a का स्क्वायर, तो यहाँ से ये लिखो फोर्स एफ हो जाएगा के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2a स्क्वायर, ये हुआ के क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई 2a स्क्वायर। अपना नेट फोर्स कितना लिख दोगे यहाँ पर, नेट फोर्स वो हो जाएगा 4F cos 45 डिग्री, तो 4F की जगह ये रख दो, ये के क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई 2a स्क्वायर इंटू cos 45 1/√2। क्लियर गाइस, ओके, अपॉन √2 कैंसिल करो, ये कैंसिल, कितना गया √2 के क्यू स्क्वायर, √2 के क्यू स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, यही तो है यहाँ पे, और किस डायरेक्शन में, ऊपर की तरफ। क्लियर गाइज, तो ये था अपना विजुअलाइजेशन से, डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हो या कैलकुलेशन करके वो निकालो। यहाँ थोड़ा विजुअलाइज करना आसान था, क्यों, क्योंकि ये वाले कंपोनेंट कैंसिल आउट और ये वाले कंपोनेंट ऐड हो जाएंगे। सिमिलरली इधर होगा, अरे थोड़ा सा फिगर ये इस साइड में, तो ये वाले ऐड हो जाएंगे और ये वाले कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है ना गाइज। इस तरह से इस क्वेश्चन को आप विजुअलाइज कर सकते हो। तो यहाँ पर अपना ये क्वेश्चन ख़त्म होता है। आ जाओ कूलम्स लॉ इन मीडियम। वेट, थोड़ा पानी पी लो। आ जाओ कूलम्स लॉ इन मीडियम, ठीक है, कूलम्स लॉ इन मीडियम पढ़ते हैं। ओके, देखो कूलम्स लॉ इन मीडियम क्या होता है, अपन जब फ्री स्पेस में थे, फ्री स्पेस या फिर वैक्यूम बोल दो, वैक्यूम, उसमें दो चार्ज को अपन सेपरेट किए थे, Q1 Q2 को, लेट्स से r डिस्टेंस पे। तो यहाँ पे फोर्स का फॉर्मूला क्या आया था, 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन r², ये आया था। बट क्या किए, इसी सिस्टम को अपन जब मीडियम में लेके चले गए, मीडियम में, ठीक है, तो सपोज ये सब अपना मीडियम है, उसी चार्ज को Q1 Q2 को, ये अपना Q1 Q2 और ये डिस्टेंस इनके बीच का r, ठीक है। अच्छा, इनके बीच का डिस्टेंस r, तो यहाँ पे जो फोर्स आता है वो होता है कितना, 1/4πε0 इंटू ER Q1 Q2 अपॉन r², ठीक है ना गाइज। ये आता है यहाँ पे फोर्स, ये लेट्स हवा में फोर्स F0 है, यहाँ पर F मीडियम में ये फोर्स है। बेसिकली क्या, यहाँ पे ER का एक फैक्टर आ जाता है, ER क्या है, रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम, रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, ठीक है, रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। ओके, देखो क्या हुआ, एफ मीडियम जब आप लिखोगे, ध्यान से देखो, 1/4πε0 Q1 Q2, ये वाला क्या F0 बना, F0 मतलब F इन एयर डिवाइडेड बाई ER, ये बना ना। तो फोर्स जो एयर में था और मीडियम में आने के बाद
जो फोर्स अपन एयर में निकाल लिए उसको एयर से डिवाइड किए तो मीडियम में आया, मतलब मीडियम में फोर्स क्या हुआ, फोर्स डिक्रीज हो गया। कौन से फैक्टर से, इस वाले फैक्टर से, ईआर मतलब रिलेटिव परमिटिव वाला फैक्टर से फोर्स डिक्रीज हुआ। सपोज यहाँ पे फोर्स फ्री स्पेस में फोर्स है 20 न्यूटन, यहाँ पे फोर्स आया मीडियम में 10 न्यूटन, 2 के फैक्टर से ये फोर्स कम हुआ। ठीक है, ये क्लियर हुआ। तो ये है अपना कूलम्स लॉ इन मीडियम। लेकिन एक्चुअली वो ज़्यादा फील नहीं आया कि ये फोर्स कम क्यों हुआ। तो आओ इस पर डिस्कस करते हैं कि ये फोर्स कम क्यों हुआ। ठीक है, ओके। चलो इस वाले को अपन मीडियम में, कौन से मीडियम में, मीडियम कुछ भी हो सकता है, किरोसिन ऑयल, वाटर या कोई सॉल्वेंट, कुछ भी अपन वाटर में लेके चलते हैं ये वाले सिस्टम को समझने के लिए। ठीक है, तो इसको अपन वाटर में लेके चलते हैं। अच्छा, वाटर में क्या होता है, H2O का इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है, O का H+ और यहाँ पे पार्शली O-, यही है वाटर मॉलिक्यूल। अच्छा, तो ये सब अपना वाटर मॉलिक्यूल भरे पड़े हैं। ठीक है, ओके। यहाँ पे इस वाले सिस्टम को अपन जानने जा रहे हैं कि ये फोर्स एक्चुअली कम क्यों हुआ, ये चीज़ अपन जानने जा रहे हैं। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे जब लेके आए अपन किसको, इस वाले सिस्टम को वाटर में, प्लस इनके बीच का डिस्टेंस R है, यहाँ पर Q1, यहाँ पर Q2। तो वाटर मॉलिक्यूल के क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल के यहाँ जो ये सपोज पॉजिटिव चार्ज हैं दोनों, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज, इस पॉजिटिव चार्ज के चारों तरफ नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएंगे। ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल को ऐसे निगेटिव, इसको ऐसे लिखते हैं, निगेटिव 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 निगेटिव, चारों तरफ। एयर में तो कोई था ही नहीं, तो वहाँ पे कहाँ से कोई चार्ज इंड्यूस होगा। लेकिन जब ये वाटर मीडियम में लेके आए तो इस वाटर मॉलिक्यूल को ऐसे यहाँ पर निगेटिव निगेटिव चार्ज मतलब इंड्यूस्ड हो गए। ये पॉजिटिव चार्ज, और पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, वाटर मॉलिक्यूल को अपने तरफ यहाँ पर इंड्यूस्ड करा लिया नेगेटिव चार्ज। सिमिलरली ये Q2 भी इंड्यूस्ड कराया ऐसे कुछ। ठीक है, अभी सिमेट्रिक है। ठीक है, अगर ये Q1 नहीं रहता तो इस पर ये सिमेट्रिक इंड्यूस्ड होता है चार्ज। अगर ये Q2 नहीं रहता तो इस पर चार्ज क्या होता है, सिमेट्रिक, मतलब चारों तरफ बराबर ये चार्ज इंड्यूस्ड होते हैं, नेगेटिव चार्ज। ठीक है गाइस, लेकिन इस Q2 के वजह से, ये Q2 क्या है, पॉजिटिव है, तो ये अपने तरफ थोड़ा ज़्यादा चार्ज, नेगेटिव चार्ज इंड्यूस्ड करेगा। यहाँ पर नेगेटिव चार्ज की डेंसिटी ज़्यादा होगी कंपेयर टू दिस साइड, मतलब यहाँ पर पूरा नेगेटिव चार्ज ज़्यादा होगा थोड़ा सा। ठीक है गाइस, इस साइड नेगेटिव चार्ज ज़्यादा होगा। सिमिलरली इस पर भी वही होगा, क्योंकि यहाँ पर भी Q1 मौजूद है, तो Q1 मौजूद है तो इस Q1 को ऐसे इस साइड नेगेटिव चार्ज ज़्यादा इंड्यूस होगा। क्यों, क्योंकि ये पॉजिटिव है भाई। लोग कर दिए, इस वाटर मॉलिक्यूल का नेगेटिव चार्ज यहाँ पे ज़्यादा मतलब इंड्यूस्ड होगा। ये क्या है भाई, ये दोनों हैं इंड्यूस्ड चार्ज। ठीक है, इंड्यूस्ड चार्ज, ओके। अच्छा, एक बात बताओ, Q2 Q1 पर फोर्स लगा रहा था इधर, ओके, ये लिख दो, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। ठीक है, ये इस चार्ज पर, ये चार्ज इंड्यूस्ड जो है ये सिमेट्रिकल नहीं है, मतलब इस साइड ज़्यादा है, इस चार्ज साइड नेगेटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड ज़्यादा है। इसका मतलब इस Q1 पर ये चार्ज भी अपने तरफ से एक फोर्स लगाएंगे, इसको अपन बोल दिए F इंड्यूस्ड। ठीक है, F इंड्यूस्ड। अच्छा, अगर अब हम पूछें फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2 ओनली, तो कितना बोलोगे, F12, मतलब फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 ओनली, तो ओनली 2 बोल दो, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 ओनली, तो कितना होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R²। अरे जो एयर में था वही फोर्स यहाँ पर होगा। क्यों, क्योंकि दो चार्जेस के बीच का जो फोर्स होता है वो किसी थर्ड चार्ज के प्रेजेंस और एब्सेंस से अनअफेक्टेड होता है, मतलब इंडिपेंडेंट होता है। इन दोनों मतलब Q1 Q2 के बीच का जो फोर्स है वो अगर एयर में इतना है तो इसमें भी इतना ही होगा। इस Q1 Q2 के बीच का फोर्स, इस चार्ज के आने से इनके बीच का फोर्स चेंज नहीं हो जाएगा। हाँ, नेट फोर्स Q1 पर चेंज हो सकता है, वो अलग बात है, लेकिन इन दोनों मतलब Q1 Q2 के जो बीच का फोर्स है वो चेंज नहीं होगा। क्यों, क्योंकि प्रॉपर्टी भाई पढ़ के हम लोग आए हैं कि द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन बिटवीन टू चार्जेज
इंडिपेंडेंट टू प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ अदर चार्जेस। ठीक है, तो अदर चार्जेस है या नहीं है, उसे इन दोनों के बीच का फोर्स का कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो अभी भी इसके वजह से जो इस पर फोर्स लगेगा वो इतना होगा। अच्छा, फोर्स ऑन वन ड्यू टू इंड्यूस्ड चार्ज क्या लिख दो, एफ इंड्यूस्ड। अच्छा, तो नेट फोर्स क्या लिखोगे, नेट फोर्स ऑन Q1 वो क्या हो जाएगा, तो इसकी वजह से फोर्स माइनस ये फोर्स, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू ओनली माइनस एफ इंड्यूस्ड इसका मैग्नीट्यूड। और यही इसी का वैल्यू होता है। ये फोर्स कम हो गया ना, पहले इतना था, अब ये इंड्यूस चार्ज की वजह से इतना फोर्स आ गया, मतलब ये घट गया, मतलब ये फोर्स कम हुआ, तो नेट फोर्स तो कम हो गया ना। तब यहाँ आता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ER Q1 Q2 अपॉन R²। तो ये जो फोर्स घटा उसके किस फैक्टर से घटा, इसलिए ये यहाँ पे ER आया, रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। क्लियर है गाइस? ये फोर्स जो अपन डायरेक्ट लिख दिया था पहले, वो यहीं से आया बेसिकली, इस इंड्यूस्ड चार्ज की वजह से ये फोर्स कम हुआ। क्यों? क्योंकि चार्ज इंड्यूस्ड हुए, अपने तरफ भी फोर्स लगाएं। यहाँ पर दूसरा, जैसे पॉजिटिव लिए ना, आप दूसरा भी चार्ज, मतलब दूसरा साइन का भी चार्ज लेके आप इसको समझ सकते हो। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हुआ? देखो, अच्छा आओ इसको थोड़ा सा दूसरा तरह से समझते हैं। इसलिए यहाँ ER आता है, क्योंकि फोर्स डिक्रीज होगा और कितने फैक्टर से फोर्स डिक्रीज होगा वो मीडियम की प्रॉपर्टी होती है, इसलिए यहाँ पर ER आता है, रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। ठीक है गाइस, ओके। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज़ अपन पढ़े थे, एफ मीडियम इज इक्वल टू एफ इन एयर डिवाइडेड बाई E0। और इसको डिस्कस करते हैं। ओके, अपन ER को क्या बोल दिए, रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम। ER क्या है, रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम। अच्छा, ये देखो, E इज इक्वल टू E0 इंटू ER, बेसिकली एप्सिलॉन है, एप्सिलॉन नॉट है, ER है। इसको बोलते हैं, ये होगा, इसको बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ मीडियम। एप्सिलॉन को क्या बोलते हैं, सब टर्मिनोलॉजी है, परमिटिविटी ऑफ मीडियम, ओके। एप्सिलॉन नॉट क्या है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, और ER क्या है अपना, रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। अच्छा, इसको रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम को समटाइम अपन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी बोलते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मीडियम, ये भी लिख लो यहीं पे, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मीडियम। ठीक है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मीडियम, उसको कैसे डिनोट करते हैं, वो अपन जब कैपेसिटर पढ़ेंगे ना उसमें और अच्छा सा क्लियर होगा। ठीक है, ये सब टर्मिनोलॉजी सीख गया। तो वहाँ जो पीछे सीखें, इफ़ इंड्यूस्ड हुआ उस वजह से नेट फोर्स उस पर कम हो गया, उसको आप ऐसे भी समझ सकते हो। कैसे? देखो, ये लेट्स अपने पास एक कोई पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पे एक निगेटिव चार्ज है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड बेसिकली आप लोग नहीं पढ़े हो ना, फिर भी अपन कोशिश करते हैं समझाने की। इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ होता है। ठीक है, अभी थोड़ा सा इसको याद कर लो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड चलो इधर बना दिए कि इनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसे एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, ये पॉजिटिव चार्ज थे, ये नेगेटिव चार्ज, इनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसे एग्जिस्ट कर रहा है। अब आराम से, जब ये फ्री स्पेस में थे, अब क्या किए, इसके बीच में अपन मीडियम लेके आ जाए, मीडियम, कोई सा मीडियम लेके आ गए। ये मीडियम लाने से क्या होगा, इस पॉजिटिव की वजह से इस मीडियम में यहाँ पर नेगेटिव चार्ज इंड्यूस्ड हो जाएंगे, सॉरी, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज। ठीक है गाइस, अब इस मीडियम के अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस होगा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। ये क्या है, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, और बाहर से एक इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा था।
तो ऐसे भी आप समझ सकते हो कि देखो जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा था उसको इस इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड ने क्या किया है, रेजिस्ट किया, मतलब उसको कम किया, रोका, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कम हुआ, ये बाहर वाला इलेक्ट्रिक फील्ड कम हुआ, इसका मतलब नेट फोर्स कम हुआ इस पर। तो ऐसे भी समझ सकते हो आप, ठीक है। और ये कितना इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस्ड होगा, ये सब मतलब किसमें कितना ज़्यादा पावर है, कितना कम रजिस्ट करेगा, कितना ज़्यादा रजिस्ट करेगा, वो मीडियम की प्रॉपर्टी होती है, ठीक है गाइस, ये क्लियर। ये टर्मिनोलॉजी भी समझ में आ गया, ईआर को क्या बोलते हैं, ई को क्या बोलते हैं, वगैरह वगैरह। मतलब बेसिकली अपन फोर्स क्या लिखे थे मीडियम में, फोर्स लिखे थे 1/4πε0 ER टू Q1 Q2 अपॉन R²। इसी को अपन एप्सिलॉन बोल दिए हैं, क्या 1/4πε, सॉरी ये नॉट नहीं, सिर्फ एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन R²। एफ मीडियम में अपन ऐसे भी बोल दिए थे। ये जो टर्म है एप्सिलॉन, परमिटिविटी ऑफ मीडियम या एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ मीडियम, ऐसे भी बोल सकते हो, ठीक है। ये फोर्स इन मीडियम आ गया। अच्छा, और पीछे क्या देखे थे, फोर्स इन मीडियम जो आया था वो क्या आया था, फोर्स इन एयर डिवाइडेड बाय परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। यहाँ से ये आया, देखो इसको मल्टीप्लाई कर दो, फोर्स F0 अपॉन एफ मीडियम इज इक्वल टू ER। ये भी इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है। ये क्या हुआ, ये जो फोर्स है F0, ये है फोर्स इन एयर या वैक्यूम, फोर्स इन एयर या वैक्यूम बोल दो, वैक्यूम। और ये जो है फोर्स इन मीडियम, फोर्स इन मीडियम। ये F0 फोर्स इन वैक्यूम, ये आ गया फोर्स इन मीडियम। और ये जो ER है ये क्या है, रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ द मीडियम या डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट ऑफ द मीडियम, जिसमें ये फोर्स निकाले हैं अपन, ठीक है। तो आपसे इस तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कैसे कि लेट्स वैक्यूम में कोई फोर्स है 100 न्यूटन, वही सेम कुछ उसी सिस्टम को अपन लेके चले गए कहाँ पे, कोई ऑयल में, जिस ऑयल में उसमें फोर्स अपन जब फाइंड आउट किए तो उसमें फोर्स आया लेट्स 50 न्यूटन, ठीक है। यहाँ इसको कर ही लो कि अपने पास जब वैक्यूम में ये Q1 Q2 है, Q1 Q2 इनके बीच का डिस्टेंस R, यहाँ पे फोर्स जब मेजर हुआ तो ये आया 100 न्यूटन लेट्स, ठीक है। अच्छा, इसी को अपन एक मीडियम में लेके गए, मीडियम में, ठीक है, जिसका रिलेटिव परमिटिविटी ER है, इस मीडियम का रिलेटिव परमिटिविटी ER है ये। और इसमें ये चार्ज Q1 और Q2 R डिस्टेंस पर रखे हुए हैं। यहाँ जो फोर्स मेजर हुआ, ये फोर्स इन एयर, ये फोर्स इन मीडियम, यहाँ जो फोर्स मेजर हुआ वो लेट्स 50 न्यूटन है। तो फाइंड आउट द रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है, या पूछेगा फाइंड आउट द डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट ऑफ द मीडियम। तो सिंपल है, कैसे, ER क्या होगा, फोर्स इन एयर डिवाइडेड बाई फोर्स इन मीडियम। फोर्स इन एयर का वैल्यू 100, फोर्स इन मीडियम का वैल्यू 50, तो ये कैंसिल हो गया, कितना हो गया 2। तो यहाँ से अपना ER का वैल्यू कितना हो गया 2। ये क्लियर हुआ। तो ऐसे भी पूछ सकता है सवाल। तो अपन क्या पढ़ लिए, कूलम्ब्स लॉ इन मीडियम भी पढ़ लिए। ये जो अपन कूलम्ब्स लॉ इन मीडियम का फोर्स का फार्मूला आया K Q1 Q2 अपॉन 1/4πε0 ER Q1 Q2 अपॉन R², उसमें ER का फैक्टर क्यों आता है वो भी देख लिए, फोर्स डिक्रीज कैसे होता है ये भी देख लिए, दो तरीक़ा से इंड्यूस चार्ज करके देख लिए, एक इलेक्ट्रिक फील्ड वाला कॉन्सेप्ट से भी देख लिए, और ये सब टर्मिनोलॉजी सीख लिए, ठीक है गाइस। अच्छा, अब नेक्स्ट। अच्छा, यहाँ से क्या पता चला कि फोर्स इन एयर जो होगा वो ऑलवेज ग्रेटर देन फोर्स इन मीडियम। क्यों, क्योंकि भाई एयर में तो कोई इंड्यूस चार्ज ही नहीं होंगे, जो मतलब एयर में कोई रजिस्ट करने वाला है ही नहीं जो इसके फोर्स को कम करेगा। मीडियम में तो इसके फोर्स को कम करने वाले हैं, ठीक है। तो फोर्स इन एयर इज ऑलवेज मतलब इज़ ग्रेटर देन फोर्स इन मीडियम, ये भी बात पता पड़ गया। फोर्स इन एयर क्या लिख दोगे, 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R² इज़ ग्रेटर देन 1/4πε मीडियम के लिए, परमिटिविटी मीडियम, Q1 Q2 अपॉन R²। ये एप्सिलॉन क्या है, E0 इंटू ER, बेसिकली इसको मीडियम बोल दो, ठीक है, ओके, ये होगा। अच्छा, तो बेसिकली यहाँ से क्या पता चला, एप्सिलॉन जो होगा वो ऑलवेज ग्रेटर देन एप्सिलॉन नॉट, मतलब परमिटिविटी ऑफ मीडियम इज़ ग्रेटर देन परमिटिविटी ऑफ
वैक्यूम। क्लियर। अच्छा, और देखो इसके लिए यहाँ ई आर जो आया, ई आर को क्या लिखोगे, ई आर को यहाँ से परमिटिविटी ऑफ मीडियम अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये क्या है, इन दोनों का डिवीज़न। बेसिकली ये इसके पास कोई यूनिट नहीं, यूनिटलेस है, मतलब बेसिकली ये क्या है, अ नंबर। ये है, लिख दो यहाँ पे अ नंबर। अच्छा, ये भी हो गया। फोर्स हमें एयर के बीच में ज़्यादा होंगे कंपेयर टू मीडियम के बीच में, ये भी हो गया। अच्छा, और देखो फोर्स इन मीडियम अपन क्या लिखे थे, फोर्स इन मीडियम इक्वल टू फोर्स इन एयर अपॉन ई आर। ई आर क्या बताता है, ई आर ये बताता है हम अपने को कि फोर्स इन मीडियम इज इक्वल टू 1 अपॉन ई आर टाइम्स फोर्स इन एयर। ये क्लियर। अच्छा, ई आर क्या बताता है हमको कि परमिटिविटी ऑफ मीडियम इज इक्वल टू ई आर टाइम्स परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। ये तो ये दो बात अपने को यहाँ से मिला, ठीक है, इम्पोर्टेंट बात हो गया। तो अब आप इस पर कुछ क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन ये भी एक कंसेप्ट ही है। कंसेप्ट यह है कि द रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ वाटर इज 81। व्हाट डू यू मीन बाय दिस स्टेटमेंट। ठीक है, रिलेटिव परमिटिविटी मतलब ई आर का वैल्यू इसने 81 दे दिया है। ठीक है, रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ वाटर इज 81। व्हाट डू यू मीन बाय दिस स्टेटमेंट। अच्छा, फोर्स इन वाटर इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, फोर्स इन एयर डिवाइड बाई 81 टाइम, या परमिटिविटी ऑफ वाटर इज इक्वल टू क्या लिख देंगे, ई आर टाइम्स ई नॉट, मतलब 81 टाइम्स ई नॉट। ये आ गया अपना परमिटिविटी ऑफ वाटर। क्लियर गाइस। तो ये एक्चुअली बता क्या रहा है, ये ई आर 81 ये बता रहा है कि रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ वाटर इज 81 टाइम परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस या परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। एक स्टेटमेंट दिया, ये सिर्फ ई आर इक्वल टू 81 इक्वल, ये इसने ये बात बता दिया। दूसरा क्या बताया कि फोर्स इन वाटर इज इक्वल टू 1 अपॉन 80 टाइम्स फोर्स इन एयर, ये भी बताया। ठीक है गाइस, अब इसी बात को इंग्लिश में अपन लिखे हैं क्योंकि एक्चुअली तो बोर्ड का भी प्रिपरेशन करना है ना, तो उसी को अपन यहाँ लिख दिए हैं। क्वेश्चन ये है कि द रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ वाटर इज 81। व्हाट डू यू मीन बाय दिस स्टेटमेंट। तो अपन ये देखो, इस स्टेटमेंट से अपन क्या क्या सीखे, एक बात ये सीखे, एक बात ये सीखे, इसी को इंग्लिश में लिखें। ये क्या लिखा हुआ है, दिस स्टेटमेंट दिस मीन्स दैट परमिटिविटी ऑफ वाटर इज 81 टाइम्स परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। परमिटिविटी ऑफ वाटर इज 81 टाइम्स परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। क्लियर। अच्छा, दूसरा ये दिस means that the electrostatic force between two charges is 1 upon 80 times to the force between these two same charges when kept in vacuum। ठीक है, जब वैक्यूम में ये चार्जेज, मतलब बेसिकली कहने का मतलब ये है कि ये Q1 Q2 जब वैक्यूम में तो इनके बीच में जो फोर्स F0 है, अब इसी को अपन वाटर में रखें तो वो एफ इन वाटर इज कितना हुआ, 1 अपॉन 81 टाइम्स फोर्स इन वैक्यूम F0, मतलब ये वाला चीज़। ठीक है, तो ये बोल दिया। बेसिकली अपन ई आर से ये चीज़ समझ सकते हैं कि वो फोर्स इन मीडियम इज इक्वल टू 1 अपॉन ई आर टाइम्स फोर्स इन एयर। बस सिंपली यही इसी चीज़ को अपन इतना देर से पे कर रहे थे। ठीक है, ओके। अब क्वेश्चंस, बेसिकली फील तो क्वेश्चन से आएगा ना कंसेप्ट का। आओ क्वेश्चन करते हैं। ए स्मॉल कंडक्टिंग स्पेयर हैविंग अ चार्ज 1 माइक्रोकूलम इज मेड टू टच अनदर स्पेयर ऑफ सेम रेडियस हैविंग अ नेगेटिव चार्ज ऑफ 3 - 3 माइक्रोकूलम। ये देखो, एक स्पेयर है, इस पर चार्ज है कितना, 1 माइक्रोकूलम। एक स्पेयर है, इस पर चार्ज कितना है, -3 माइक्रोकूलम। इसको ए बोल दो, इसको बी बोल दो। दोनों का रेडियस सेम है। ठीक है, दोनों का रेडियस सेम है, इससे क्या मीनिंग हुआ कि दोनों आइडेंटिकल है, आइडेंटिकल। ठीक है, आइडेंटिकल होंगे। ओके, अब इन दोनों को बोल रहा है टच करने के लिए, तो आप टच करा दे, इसको टच किए, इन दोनों को टच कर लिए।
अब उसके बाद अगर सेपरेट कर रहे हैं कितने डिस्टेंस पे, फाइंड फोर्स बिटवीन देम व्हेन दे आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 3 सेंटीमीटर। उसके बाद इसको सेपरेट कर दिए 3 सेंटीमीटर पे, ठीक है। छोटे छोटे स्पेयर्स हैं बेसिकली, अपन बनाने के लिए इतना बराबर बना दिए हैं। ओके, अब क्या होगा कि इस पर चार्ज कैसे आएंगे, इस पर चार्ज और इस पर चार्ज दोनों आइडेंटिकल है, तो चार्ज आएंगे Q1 प्लस Q2/2। इस पर भी चार्ज आ जाएंगे Q1 प्लस Q2/2, इन दोनों पे ऐसे चार्ज आ जाएंगे। ओके, और इसको ये कितना है, Q1 बेसिकली कितना है 1 माइक्रोकूलम, Q2 कितना है -3 माइक्रोकूलम। तो Q1 प्लस Q2/2 कितना आ जाएगा, दिस प्लस दिस बाई 2 यानी -2/2 यानी -1 माइक्रोकूलम। इस पर भी चार्ज कितना आ जाएगा -1 माइक्रोकूलम। तो इन दोनों पे चार्ज आ गया -1 माइक्रोकूलम -1 माइक्रोकूलम, ठीक है। अभी ये बेसिकली एयर में ही रखे हुए, तो इनके बीच का फोर्स निकालो। फोर्स हो जाएगा K Q1 Q2 अपन R²। तो K 9 × 10⁹ इंटू Q1 Q2 यानी 1 × 10⁻⁶। यहाँ साइन से तो कोई मतलब नहीं, नेगेटिव निकाल रहे हैं। 1 × 10⁻⁶ Q1 Q2 हो गया अपॉन 3 × 10⁻⁻2 इसका स्क्वायर। क्यों, क्योंकि ये सेंटीमीटर में है तो अपन इसको मीटर में चेंज करके इसका स्क्वायर किए। अब इसको कैलकुलेट करते हैं और कितना हो जाएगा 9, ये 10⁻⁶, ये 10⁻⁶, -12 और ये 10⁻⁹, 10⁻⁻3। अच्छा देखो क्या हो गया, 9 × 10⁻⁻3 डिवाइडेड बाई, ये हो जाएगा 3 3 का 9 × 10⁻⁻4, ये कैंसिल और ये ऊपर जाएगा तो ये बच गया कितना 10। तो अपना जो फोर्स का वैल्यू आया वो कितना आ गया 10 न्यूटन। ये कहाँ आया जी, एयर में। ओके, क्वेश्चन में क्या पूछा है, व्हाट विल बी द फोर्स बिटवीन देम व्हेन दे आर इमर्जेज इन एन ऑयल ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 2। अपन कांस्टेंट को शॉर्ट में लिखे हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 2। अच्छा, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वही तो है अपना ER। इसी को अपन रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम बोल दें या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोल दें। तो ER = 2 दे रखा है, ठीक है। और फोर्स पूछा है कि जब इसमें अपन इमर्ज करेंगे तो फोर्स क्या होगा, ठीक है। व्हाट विल बी द फोर्स बिटवीन, ठीक है। तो फोर्स इन मीडियम क्या होता है, फोर्स इन एयर डिवाइडेड बाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम। ओके, तो फोर्स इन एयर अपन निकाल लिए 10 अपन इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 2 दे रखा है 5। तो फोर्स इन मीडियम जो है वो कितना आ गया 5 न्यूटन। ये अपना आंसर है। तो ठीक है, क्लियर गाइस। बस इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, ये सब फार्मूला थोड़ा देखना कि फोर्स इन मीडियम क्या होता है, फोर्स इन एयर उसके डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट डिवाइड कर दो तो फोर्स इन मीडियम आ जाता है। और क्या, और ये थोड़ा सा इन्वॉल्व करा दिए अपन जो पहले फर्स्ट लेक्चर में पढ़े थे कि चार्ज कैसे आइडेंटिकल, मतलब आइडेंटिकल स्पेयर पर कैसे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, Q1 प्लस Q2 डिवाइडेड बाई 2, Q1 प्लस Q2 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है गाइस, ओके। थोड़ा अच्छा था, थोड़ा ठीक था, इसको ठीक बोल सकते हो, थोड़ा ठीक। ठीक है ना गाइस, नेक्स्ट आगे। अच्छा, ये क्वेश्चन क्या है कि दो अपने पास बॉल है, उसको एक कॉमन पॉइंट से हैंग किए हुए हैं, ठीक है। इस पर चार्ज Q, इसका मास M, इस पर चार्ज Q, इसका मास M, ठीक है। ये स्ट्रिंग का लेंथ L और L दे रखा है, ठीक है। ये क्या है, वैक्यूम में, वैक्यूम या फ्री स्पेस बोल दो, फ्री स्पेस में है ये सब कहानी। ये कहानी फ्री स्पेस की है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, ये इक्विलिब्रियम में है। अब इस सिस्टम को अपन किसी डाइलेक्ट्रिक मीडियम, किसी मीडियम में लेके चलेगा, डाइलेक्ट्रिक नहीं होगा, किसी मीडियम में, सपोज पानी में लेके चलेगा, ठीक है। इसको पानी में लेके चलेगा, ओके। तो आपको बताना है कमेंट ऑन थीटा, थीटा पे कमेंट करना है कि थीटा घटेगा, बढ़ेगा, क्या होगा, नहीं होगा, वगैरह वगैरह, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा था, यहाँ पे इन दोनों के बीच में फोर्स लग रहा था, ठीक है। ये इसको 1 बोल दो, इसको 2 बोल दो, तो यहाँ 2 ड्यू टू 1, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, यहाँ पे ये लग रहा था। यहाँ पे जब आए ये लोग, तो यहाँ पर भी फोर्स इनके बीच लगा, ये अपना 2 था, ये 1 था, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। बट यहाँ पे मीडियम की वजह से क्या हुआ कि एक इंड्यूस्ड फोर्स भी तो इधर लगेगा, F इंड्यूस्ड। बोलो गाइस, ये क्लियर हुआ क्यों? क्योंकि देखो ये दोनों चार्ज हैं जो अपन पहले कूलम्स लॉ इन मीडियम फर्स्ट में डिस्कस किए थे, उसके फर्स्ट वाले ही टॉपिक में। यहाँ पे क्या इंड्यूस्ड चार्ज होंगे, फिर ये इंड्यूस्ड फोर्स इधर खींचेगा, इंड्यूस्ड फोर्स से अट्रैक्ट करेगा इसको, मतलब इस पर नेट फोर्स कम हो जाएगा, ठीक है। फाइनली क्या हुआ कि इस पर नेट फोर्स कम हुआ,
मतलब ये इंड्यूस्ड फोर्स इसको क्या करेगा, इस पर भी इंड्यूस्ड फोर्स ऐसे लगेगा तो इसको कम करेगा, मतलब ये एंगल क्या होंगे, कम होंगे, इधर की तरफ ऐसे आएंगे, ये भी ऐसे आएंगे, ठीक है। तो कमेंट ऑन थीटा, थीटा पर अपने को कमेंट करना है, इंक्रीज़ किया ना भाई ना, इंक्रीज़ कहाँ किया, एक तो यहाँ पर ये फोर्स था, यहाँ पर ये फोर्स रहता तो उसके बाद सोचते क्या होता नहीं होता, बट इंड्यूस्ड फोर्स आ गया, मतलब ये फोर्स इधर भी लगने लगा अब इस मीडियम की वजह से, इंड्यूस्ड फोर्स, तो डेफिनेटली ये थीटा कम होंगे क्योंकि ये पास आना चाहेंगे, तो क्या होगा, थीटा डिक्रीज, ये नॉन बाकी हो गया, थीटा डिक्रीज, ये क्लियर हुआ। अच्छा नेक्स्ट, हाँ ये थोड़ा ठीक सवाल है, इसमें क्या बोला है देखो, टू आइडेंटिकल बॉल ईच हैविंग अ डेंसिटी रो, ठीक है, आर सस्पेंडेड फ्रॉम अ कॉमन पॉइंट बाय टू इंसुलेटिंग स्ट्रिंग्स ऑफ इक्वल लेंथ, ठीक है, इक्वल लेंथ, बोथ बॉल हैव इक्वल मास एंड चार्ज, दोनों के पास इक्वल मास एंड चार्ज है, इन इक्विलिब्रियम ईच स्ट्रिंग मेक्स एन एंगल थीटा विद द वर्टिकल। देखो ये भाई साहब क्या बोल रहे हैं, ये भाई साहब ये बोल रहे हैं कि आपके पास दो आइडेंटिकल बॉल हैं, ठीक है, दो आइडेंटिकल बॉल, इनका डेंसिटी रो, इनका भी डेंसिटी रो दे रखा है उसने, इसका मास सेम है और चार्ज भी सेम है, तो लेट्स इस पर चार्ज क्यू है, इसका मास कितना है, एम है, ठीक है, और ये इक्विलिब्रियम में जब है तो इन पर थीटा से थीटा एंगल बनाए हुए हैं, मेक्स एन एंगल थीटा विद द वर्टिकल इन इक्विलिब्रियम। नाउ बोथ द बॉल आर इमर्जेड इन अ लिक्विड, एक लिक्विड में इसको इमर्ज किए, एज अ रिजल्टेंट द एंगल थीटा डज नॉट चेंज, द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड इज रो, फाइंड द डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द लिक्विड। अब क्या किए, इस पूरे सिस्टम को अपन एक लिक्विड में लेके आ गए, देखो ये अपने पास एक लिक्विड है, सब कुछ, इस पूरे वाले सिस्टम को लिक्विड में लेके चले आए, ऐसे इस लिक्विड का उस डेंसिटी उसने दे रखा है कितना, सिग्मा, इस बॉल का डेंसिटी कितना है, रो, ओके। अब ये क्वेश्चन में ही बोला है कि ये थीटा चेंज नहीं हो रहा है, यहाँ भी इक्विलिब्रियम में थीटा ही है, क्वेश्चन में ही बोल दिया है। अच्छा तो आपको बताना है इस मीडियम का, मतलब इस लिक्विड का जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है ई आर, इसको बताना है आपको, यही फाइंड आउट करना है, ठीक है। अपने पास 4 ऑप्शन दे रखा है, तो चलिए उसको सॉल्व करते हैं, देखो क्या होगा। लेट्स यहाँ एक T1 टेंशन लग रहा है, ठीक है, इक्विलिब्रियम, ये तो क्या है, इक्विलिब्रियम है, इक्विलिब्रियम का इक्वेशन लिखते हैं, यहाँ T1 ऐसे लग रहा होगा, इस पर mg ऐसे लग रहा होगा, और इस पर फोर्स इधर की तरफ लग रहा होगा, इसको एयर में है तो F0 बोल दो, ठीक है। अच्छा इसको कंपोनेंट तोड़ो, ये थीटा तो ये भी थीटा, तो इस तरफ हो जाएगा T1 cos थीटा, और इस तरफ हो जाएगा T1 sin थीटा, होगा, ओके। इसका इक्वेशन लिखो, इक्विलिब्रियम का इक्वेशन लिखो, T1 मतलब इस पर फोर्स, नेट फोर्स 0, मतलब T1 sin थीटा इज इक्वल टू, इसका मास क्या, m माने हैं, वो मास क्या हो जाएगा, m, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम कितना है v, ठीक है, इसका वॉल्यूम कितना है v, तो डेंसिटी रो इंटू वॉल्यूम v, ये हो जाएगा मास, ओके। तो T1 sin थीटा बराबर F0 जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है अभी, उसके बाद से T1 cos थीटा, ये फोर्स इज इक्वल टू ये फोर्स, T1 cos थीटा इज इक्वल टू mg, m की जगह क्या है, रो इंटू वी, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इंटू जी, ये mg हो गया, दोनों को डिवाइड कर दो, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, tan थीटा इज इक्वल टू F0 अपॉन रो भी जी, तो दिस इम्प्लाइज डेट कि यहाँ से F0 कितना आ जाएगा, फोर्स इन एयर आ जाएगा tan थीटा रो वी जी, ठीक है गाइस, तो ये आ गया अपना फोर्स इन एयर। बेसिकली अपना फोर्स इन एयर क्यों निकालना है बताओ, देखो ER निकालना है तो फोर्स इन मीडियम निकाल लो और फोर्स इन एयर निकाल लो, और दोनों को डिवाइड कर दो, आ जाएगा अपना आंसर, फोर्स इन एयर अपॉन फोर्स इन मीडियम इज इक्वल टू डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द लिक्विड, वही चीज़ अपन कर रहे हैं, ठीक है। और इस फिगर को इधर लेके आओ, क्या था अपना ये फिगर, इसमें पूरा लिक्विड भरा पड़ा था,
यहाँ से ऐसे हैंग किए हुए थे, ये वर्टिकल से एंगल थीटा था, ये भी थीटा था, ठीक है। इसका सिग्मा दिया हुआ था, इस बॉल का रो था डेंसिटी, ओके। अब इस पर फोर्स लिखो, ये मीडियम में, लेट्स इस पर टेंशन T2 लग रहा है, नीचे की तरफ mg, इस बॉल का ऊपर की तरफ एक बॉइंसिंग फोर्स, किसकी वजह से, इस लिक्विड की वजह से एक बॉइंसिंग फोर्स, और इधर फोर्स इन मीडियम, ये फोर्स मीडियम में लग रहा है, ठीक है। तो फोर्स मीडियम FM, फोर्स इन मीडियम, ये लगा देंगे, ठीक है। और इसको कंपोनेंट करते हैं, ये थीटा, क्यों थीटा क्वेश्चन में बोला कि थीटा चेंज नहीं हो रहा, तो ये थीटा, तो ये भी थीटा, ओके। इस T2 का दो कंपोनेंट, एक इधर T2 cos थीटा, एक इधर T1 sin थीटा, ठीक है। अब ये भी इक्विलिब्रियम में है, ये कहाँ है, इक्विलिब्रियम में है, तो नेट फोर्स इस पर भी 0 है, ठीक है गाइस, ओके। मतलब नेट फोर्स इस पर भी 0 है, तो और इसको नेट फोर्स 0 करते हैं, T1 sin थीटा, T1 sin थीटा इज इक्वल्स टू F मीडियम, ओके। ये एक इक्वेशन, दूसरा यहाँ से लिखो T2 cos थीटा प्लस बॉइंसिंग फोर्स इज इक्वल्स टू mg, mg की जगह क्या, रो vg इज इक्वल टू mg, m की जगह क्या, रो v m इंटू जी, ये अच्छा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, T2 cos थीटा बराबर रो वी जी माइनस बॉइंसिंग फोर्स, अच्छा। तो यहाँ से क्या होगा, रो वी जी माइनस बॉइंसिंग फोर्स, कैसे लिखोगे, इसका वॉल्यूम और डेंसिटी लिक्विड का, तो और लिखते हैं डेंसिटी लिक्विड का, वॉल्यूम इस वाले स्पेयर का इंटू जी, ठीक है। ये बॉइंसिंग फोर्स ऐसे ही होगा ना कि यहाँ पर डेंसिटी इसका नहीं लेंगे, डेंसिटी लेंगे इस लिक्विड का, ठीक है, ओके। और वॉल्यूम लेंगे इस वाले इस बॉल का, ठीक है गाइस, ओके। तो यहाँ से हो गया कितना, T2 cos थीटा इज इक्वल्स टू, इसमें से कुछ कॉमन हो रहा है क्या, V और G कॉमन है, इसको कॉमन निकाल लो, रो माइनस सिग्मा, ठीक है। इसको फर्स्ट बोल दो, इसको सेकेंड बोल दो, इन दोनों को डिवाइड करो, तो कितना हो जाएगा डिवाइड करने पर, T1 sin थीटा डिवाइडेड बाई T2 cos थीटा इज इक्वल्स टू F मीडियम अपॉन दिस वन VG इंटू रो माइनस सिग्मा, ये क्या होगा, सॉरी यहाँ पर T1 नहीं होगा ना, T2 होगा, T2 साइन थीटा, ओ सॉरी ये T2 होगा ना, T2 साइन थीटा इक्वल टू दिस वन, वो अपनी मिस्टेक कर दिए थे ना, यहाँ पे T2 होगा, सबसे मिस्टेक होती है भाई, सॉरी। T2 साइन थीटा इक्वल अपॉन T2 cos थीटा, ठीक है। तो यहाँ से T2 कैंसिल, यहाँ क्या होगा, टेन थीटा इज इक्वल टू FM अपॉन VG इंटू रो माइनस सिग्मा, ठीक है, ओके। तो यहाँ से क्या गया, F मीडियम इज इक्वल टू टेन थीटा इंटू दिस वन VG इंटू रो माइनस सिग्मा, ओके। अच्छा ER क्या हो जाएगा, फोर्स इन एयर डिवाइड बाई फोर्स इन मीडियम, फोर्स इन एयर अपन कितना निकाले थे, देखो इतना टेन थीटा इंटू रो VG, तो टेन थीटा इंटू रो VG डिवाइडेड बाई मीडियम, मीडियम में फोर्स इतना निकाल लिए, टेन थीटा इंटू टेन थीटा इंटू VG इंटू रो माइनस सिग्मा, ये रो नहीं है VG, ठीक है। तो टेन थीटा कैंसिल, VG कैंसिल, तो ER का वैल्यू कितना आ गया, ऊपर रो नीचे कितना हो गया, रो माइनस सिग्मा, ये अपना आंसर यही ना, बाकी सब कैंसिल हो गया, ऊपर रो नीचे रो माइनस सिग्मा, ये अपना ER का वैल्यू आ गया। यहाँ T1 मिस्टेक से लिख दिए थे, वो T2 होगा बेसिकली, ओके। तो है कोई ऑप्शन, क्या है, रो अपॉन रो माइनस सिग्मा, रो अपॉन रो माइनस सिग्मा, ये वाला रो अपॉन, ये सिग्मा माइनस रो है, ये है रो अपॉन रो माइनस सिग्मा, ये D ऑप्शन, तो इसका D आंसर, ठीक है। क्लियर हुआ ये क्वेश्चन, ओके। देख लो
हटा दूँ, ओके, पॉज करके भी छाप लो, ठीक है भाई, हटाओ उसको, ठीक है। नेक्स्ट, फाइंड द नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन Q1 एंड Q2, ठीक है, Q1 Q2। इसमें क्या हुआ है, एक मीडियम लिया कर रख दिए जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव परमिटिविटी कितना है, ER, और इसका थिकनेस T है, ठीक है। इस पर फोर्स लिखते हैं। इस पर फोर्स क्या कैसे लिखोगे, K Q1 Q2 अपॉन R², नहीं ये गलत है, तो फिर F क्या लिखोगे, K Q1 Q2 अपॉन सिर्फ एयर में जो है वो वाला डिस्टेंस, मतलब R माइनस टी का स्क्वायर, नहीं ये भी गलत है। फिर कैसे लिखोगे, आओ सबसे पहले इस वाले डिस्टेंस को अपन वैक्यूम में चेंज करेंगे, मतलब एयर वाले डिस्टेंस में चेंज करेंगे। उसका तरीका क्या है, एक कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, वो कॉन्सेप्ट का नाम है इक्विवेलेंट डिस्टेंस इन वैक्यूम। इक्विवेलेंट डिस्टेंस इन वैक्यूम, ये कंसेप्ट पढ़ते हैं, ठीक है। इक्विवेलेंस नहीं, इक्विवेलेंट, ठीक है गाइस, ओके। देखो क्या है, अपन क्या किए, पहले इधर वैक्यूम ले लिए, यहाँ मीडियम ले लिए, ठीक है। वैक्यूम में दो चार्ज रखे, Q1 Q2 R डिस्टेंस पर, यहाँ रखें मीडियम में Q1 Q2 R डिस्टेंस पे, ठीक है। यहाँ पे फोर्स लिखो, फोर्सिंग वैक्यूम, K Q1 Q2 अपॉन R², मतलब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R²। यहाँ पे फोर्स लिखो मीडियम में, ये हो गया अपना एयर में, ये हो गया अपना मीडियम में। यहाँ पर क्या लिखोगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ER इंटू Q1 Q2 अपॉन R²। इक्विवेलेंट डिस्टेंस निकालना है तो दोनों को इक्वेट करो, मतलब दोनों को बराबर करो। ये R नहीं लो, ये R है, इसको आप T ले लो, ठीक है, T ले लो, T, यहाँ पर T का होल स्क्वायर, ठीक है, ओके। लेट्स ये T डिस्टेंस है और ये R डिस्टेंस है, तो यहाँ पर T का स्क्वायर आएगा। F0 बराबर F मीडियम करो, F0 बराबर F मीडियम, इक्विवेलेंट डिस्टेंस निकालने के लिए, तो ये कितना हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R² इज इक्वल टू, वहाँ से हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ER Q1 Q2 अपॉन T²। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये कैंसिल, Q1 Q2 कैंसिल, सिर्फ ER बचा यहाँ, T² यहाँ, यानी 1/R² इज इक्वल्स टू 1/ER इंटू T², ठीक है। ये डिस्टेंस T लिए हैं, तो यहाँ से कितना हो गया, R इज इक्वल टू अंडर द रूट ऑफ ER इंटू T², कितना गया, अंडर रूट ऑफ ER इंटू T। बेसिकली अपना जो R आया, R डिस्टेंस, ठीक है, वो कितना आ गया, अंडर द रूट ऑफ ER इंटू T, ठीक है। तो यहाँ से क्या सीखे हैं कि कोई भी डिस्टेंस अगर कोई मीडियम में है, उसका थिकनेस T है, उसको अपन वैक्यूम में इक्विवेलेंट डिस्टेंस में चेंज करना चाहें तो उसके रिलेटिव परमिटिविटी का अंडर रूट से मल्टीप्लाइड कर देंगे, तो वो डिस्टेंस आ जाएगा वैक्यूम में, ठीक है, ओके। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। सबसे पहले फोर्स लिखो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन एयर में कितने डिस्टेंस है, R माइनस टी, अरे इस टी को हटा लिए तो ये और ये मिलके R माइनस टी, ठीक है, प्लस अब इस डिस्टेंस को अपन वैक्यूम में चेंज कर लिए, तो कैसे चेंज करेंगे, अंडर द रूट ऑफ इसके परमिटिविटी इनटू ये डिस्टेंस। अब ये जो डिस्टेंस आया ये कहाँ आ गया, फ्री स्पेस, मतलब वैक्यूम में, तो अब ये टोटल डिस्टेंस हो गए वो फ्री स्पेस होंगे। अब इसका स्क्वायर लिख सकते हैं, K Q1 Q2 अपन R² की जगह इतना लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये होगा अपना फोर्स, ये आंसर होगा, ठीक है। ये फार्मूला इंपॉर्टेंट है कि इक्विवेलेंट डिस्टेंस इन वैक्यूम इज इक्वल टू अंडर द रूट ऑफ परमिटिविटी ऑफ दैट मीडियम इन एंड थिकनेस ऑफ मीडियम, ठीक है, ओके। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखो पानी पी लो,
ठीक, क्लियर गाइस? ओके, नेक्स्ट सवाल क्या है? 2 पॉइंट चार्ज आर प्लेस्ड एट अ सेपरेशन d इन वैक्यूम एंड द फोर्स बिटवीन देम इज F। ठीक है, 2 पॉइंट चार्ज, लेट्स Q1 Q2 प्लेस्ड एट सेपरेशन d, इनके बीच का डिस्टेंस सेपरेशन d है इन वैक्यूम एंड फोर्स बिटवीन देम F। यहाँ पर F है, F का वैल्यू क्या हो जाएगा? K Q1 Q2 अपॉन डी स्क्वायर, मतलब क्या बोल दो यहाँ से, F इजक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन डी स्क्वायर, ये F का वैल्यू हो गया। ठीक है, नाउ अ डाइलेक्ट्रिक स्लैब ऑफ थिकनेस d/3 इक्वल टू d/3 एंड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K इज प्लेस्ड बिटवीन द चार्जेस। अब क्या किया गया, ये चार्जेस अपना था Q1, ये था अपना चार्जेस Q2, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस d था। अब एक स्लैब ला के रख दिया गया, ठीक है, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है, मतलब वही ER, और इसका थिकनेस T का वैल्यू कितना दे रखा है, d/3। ठीक है, प्लेस्ड बिटवीन देम चार्ज, द फोर्स बिकम 9F। अब जो फोर्स आया, लेट्स F डैश, वो आ गया कितना, 9F अपॉन 25। फाइंड द वैल्यू ऑफ K। ठीक है, इस F डैश का वैल्यू कितना हो जाएगा, यहाँ से लिखो। अब तो डायरेक्ट लिख सकते हो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एयर में Q1 Q2 अपॉन, ये सब डिस्टेंस को एयर में चेंज कर लेते हैं। तो सबसे पहले d माइनस टी की जगह कितना, d/3 प्लस अंडर द रूट ऑफ दिस ER मतलब K इंटू दिस T मतलब d/3, ये चमका, इसका स्क्वायर, यह गया इस F डैश का वैल्यू। ठीक है, और कितना हो गया, 9F अपॉन 25। पूछा क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ K, मतलब वही डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव परमिटिविटी कांस्टेंट अपने को बताना है, K का वैल्यू। तो यहाँ से हो गया 9F अपॉन 25 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाई, ये कितना हो गया, 2D/3 प्लस K इंटू अंडर द रूट ऑफ K इंटू d/3 इसका स्क्वायर, ये हो गया 2D/3 और ये हो गया अंडर द रूट ऑफ K इंटू d/3 इसका स्क्वायर। ठीक है, अब क्या किए, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2, यहाँ से d/3 कॉमन किए, d/3 कॉमन किए तो बाहर आके क्या हो जाएगा, d²/9। तो इस 9 को ऊपर लेके चले गए 9। ठीक है, ओके, और नीचे क्या बच जाएगा, यहाँ पे d/3 तो कॉमन है, 2 प्लस अंडर रूट ऑफ K इसका स्क्वायर, यही बचा। इधर बच के कितना, 9F डिवाइडेड बाई 25। अब ध्यान से देखो तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 इंटू d², ये पूरा आइटम क्या बना, F बना। लिखते हैं इसको 9F अपॉन 25 इज इक्वल टू, ये ऊपर F बना इंटू 9 है तो 9F डिवाइडेड बाई 2 प्लस अंडर द रूट ऑफ K का स्क्वायर। ठीक है ना गाइस, 2 प्लस अंडर द रूट ऑफ K का स्क्वायर, ये 9F कैंसिल। ठीक है, यहाँ से क्या हो गया, 2 प्लस अंडर द रूट ऑफ K का स्क्वायर इज इक्वल टू 25। ठीक है, दोनों तरफ रूट ले लेते हैं, यहाँ सॉल्व करते हैं इसको, दोनों तरफ रूट ले लिए तो रूट लेने से क्या हो जाएगा, 2 प्लस अंडर द रूट ऑफ K इज इक्वल टू 5। तो यहाँ से हो गया रूट K इज इक्वल टू 5 माइनस 2 डेट इज़ 3। अब स्क्वायर कर दो तो K इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर डेट इज़ 9। तो अपना K का वैल्यू जो आया वो 9, ये आंसर। क्लियर गाइस, देख लो, ये सब अच्छे क्वेश्चन है, एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं, लाइक JEE नीट। ठीक है, देख लो, पॉज करके इसको आप छापिए। फिर नेक्स्ट, 2 charges are at a distance d apart if a copper plate क्या है, conducting medium of thickness d/2 is placed between them then force will be। ठीक है, ये भाई साहब बोल रहे हैं
2 चार्जेस एट अ डिस्टेंस d अपार्ट, ठीक है, ये चार्जेस 2 डिस्टेंस अपार्ट हैं, ठीक है, सब वैक्यूम में है। अब क्या किया गया, वैक्यूम में है, यहाँ वैक्यूम में ही है। अब क्या किया गया, इन दोनों चार्जेस के बीच में लेट्स यहाँ पर फोर्स F लग रहा है, ठीक है, इस F का वैल्यू आप क्या लिख दोगे, k q1 q2 अपॉन डी स्क्वायर, उसकी ज़रूरत भी नहीं है इस क्वेश्चन में, खैर देखो। ओके, अब इसको क्या किए, इस q1 q2 के बीच में एक स्लैब लेके आए, इफ़ अ कॉपर प्लेट वही, ये अपना q1 ये अपना q2, ठीक है, ओके, इसके बीच में एक कॉपर प्लेट लेके आए, कॉपर प्लेट, ठीक है, जिसका थिकनेस कितना दे रखा है इसने, थिकनेस d/2, मतलब t का वैल्यू यहाँ पर है d/2, और ये डिस्टेंस कितना है d। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। फोर्स विल बी बिटवीन देम, फोर्स विल बी, अच्छा इनके बीच में फोर्स अब क्या होगा ये पूछा है, ठीक है, यहाँ पे फोर्स F है और ये प्लेट लाने के बाद ये फोर्स क्या होगा। सबसे देखो पहले एक चीज़ आपको याद रखना है, वो क्या है कि कॉपर प्लेट ये क्या है, कंडक्टिंग मीडियम, इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इनफाइनाइट होता है, इस चीज़ को आप याद कर लो, k टेंडिंग टू इनफाइनाइट, k इक्वल टू इनफाइनाइट, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, तो इनके बीच का फोर्स F डैश क्या लिखोगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 अपॉन डिस्टेंस बिटवीन एयर निकाल लो पहले, तो वो क्या हो जाएगा d माइनस टी, टी की जगह d/2 प्लस इस वाले को वैक्यूम में इक्विवेलेंट डिस्टेंस निकाल लो इस स्लैब का, ये जो प्लेट है, तो क्या हो जाएगा अंडर द रूट ऑफ k इंटू टी, टी की जगह कितना d/2, ये क्लियर हुआ गाइस। तो यहाँ से कितना हो गया F डैश 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 अपॉन d माइनस d/2, दैट इज d/2 प्लस k टाइम्स d/2, और k का वैल्यू कितना रखना है अपने को, इनफाइनाइट, तो समथिंग डिवाइडेड बाई इनफाइनाइट 0, तो F डैश का वैल्यू कितना आएगा 0, k का वैल्यू यहाँ इनफाइनाइट रखोगे तो कुछ भी इनफाइनाइट से डिवाइड होगा तो 0 ही आएगा, क्लियर, इसलिए F डैश का वैल्यू 0, तो अपना आंसर हो जाएगा C। क्लियर हुआ, अपना आंसर C हो जाएगा। इसमें इंपॉर्टेंट ये था कि कॉपर प्लेट है तो कंडक्टिंग मटेरियल का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है। ये डाइलेक्ट्रिक वाला जो वर्ड है ना, ये अपन कैपेसिटर में खूब देखेंगे और वहाँ पर खूब अच्छा से भी डिस्कस करेंगे इसको, और डाइलेक्ट्रिक स्लैब उसको इंसर्ट करेंगे और 2-3 मीडियम आ जाएगा, वहाँ पर देखेंगे, ठीक है, K1 K2 K3 वगैरह वगैरह। अभी फ़िलहाल आप ये याद कर लो कि कॉपर प्लेट है और कंडक्टिंग मटेरियल का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है, इनफाइनाइट, बस उसके बाद ये क्वेश्चन सॉल्व कर लो भाई, इनफाइनाइट पुट करोगे तो 0 आएगा कि नहीं, ये सब ठीक है। नेक्स्ट नहीं तो अपना यहाँ पे चैप्टर नहीं सॉरी आज का लेक्चर कंप्लीट हुआ। बेसिकली अपना आज कूलम्स लॉ का द एंड किए, कूलम्स लॉ बहुत डिटेल्स में पढ़े आप लोग, ठीक है। कितना लेक्चर हो गया कूलम्स लॉ का, कूलम्स लॉ स्टार्ट किए हैं, फर्स्ट में तो वो सब चार्जिंग फ्रिक्शन वगैरह ये सब किए हैं, सेकेंड थर्ड फोर्थ कूलम्स लॉ खूब डिटेल्स में पढ़े अपन, ठीक है। इससे कोई डिटेल्स क्या पढ़ेगा यार, आप ही तो सोचो ना, अपन इतना डिटेल्स में इसको कवर किए हैं। तो फिर ठीक मिलते हैं लेक्चर नंबर 5, अब अपन कूलम्स लॉ का द एंड करें और इलेक्ट्रिक फील्ड स्टार्ट कर देंगे लेक्चर नंबर 5 में, ठीक है। कूलम्स लॉ का सारा कंसेप्ट अपन कवर कर लिए। आप लोग क्या करना है, कूलम्स लॉ का जहाँ जहाँ क्वेश्चन मिले सबको हिला लो, मतलब सब कुछ बन जाएगा कूलम्स लॉ का, ठीक है। कोई भी सीट लगाओ, वो बुक्स लगाओ, HC वर्मा, ये सब आप सॉल्व कर लेना कूलम्स लॉ का, क्योंकि कूलम्स लॉ में अपन काफ़ी कुछ डिस्कस कर लिए। आप देखो ना, लेक्चर 1 से स्टार्ट किए हैं, लेक्चर 1 2 3 4, अच्छा फोर्थ लेक्चर है, फोर्थ लेक्चर में आप कूलम्स लॉ कंप्लीट किए, काफ़ी डिटेल्स में कवर किए हैं कूलम्स लॉ, ठीक है बच्चों। तो मिलते हैं लेक्चर 5 में, इलेक्ट्रिक फील्ड स्टार्ट करेंगे, वहाँ पे मज़ा आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड में तो और मज़ा आएगा, और उसमें और धुआं और सवाल होगा, और उसमें अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट आएंगे, बहुत मज़ा आने वाला है वहाँ पे, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो मिलते हैं लेक्चर 5 में, ओके बाय बाय।